ये कहानी है एक ऐसे प्ले बॉय की जो गर्लफ्रेंड्स के साथ ऐसे फ्लर्ट करता है कि खुदा ने हुस्न दिया है तो क्या मार डालोगी और हमको नहीं दोगी तो क्या अचार डालोगी। पर एक एक करके उसका लड़कियों में इस तरह से इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। लेकिन एक टॉम बॉय टाइप की लड़की का उसकी लाइफ में आना, उसके बाद से उसके लिए तो इश्क मोहब्बत और प्यार के सारे मायने ही बदल जाते हैं। कहानी की शुरुआत होती है जहां पूरा शहर हमेशा की तरह बिजी है। लोग अपने अपने कामों पे जा रहे हैं। ट्रेन के अंदर एक लड़की अपने स्टॉप पर उतरने के लिए दूसरे पैसेंजर से टकराते हुए एक्सक्यूज मी कर रही होती है। यूई उसे बाहर निकालने में दिक्कत महसूस करते हुए देखती है और उस लड़की की जगह घुस करके मदद करने लगती है। आंखों में रिस्पेक्ट लिए वो लड़की थैंक्स एक्सप्रेस करती है और ट्रेन से उतर जाती है। बाहर निकल वो लड़की गहरी सांसें लेती है। उफ, वो लड़का कितना हैंडसम और हेल्पफुल था। ट्रेन के अंदर भी दो लड़कियां योई के बारे में खुशफुसा रही थी कि ये कितना कूल है। सोचती हैं कि क्या ये सिंगल होगा और उसे डेट करने का विचार करने लगती हैं। वो एज्यूम करती हैं कि योई कोई लड़का है, लेकिन जब वो उसका फुल फॉर्म देखती हैं तो नोटिस करती हैं कि वो तो स्कर्ट पहनी हुई है। स्कूल के बाहर एक लड़की योई को प्रेजेंट देने की कोशिश कर रही होती है। काफी शर्माते और हिचकिचाते हुए योई से उसका गिफ्ट एक्सेप्ट करने को बोलती है। योई गिफ्ट ना लेने का सोचती है, लेकिन उसे ध्यान से देखने पर नोटिस करती है कि ये कितना उम्मीद दिखा रही है, तो आखिर में वो एक्सेप्ट कर लेती है। जिम लॉकर्स पर योई गिफ्ट ओपन करती है तो टॉवल निकलता है। उसकी फ्रेंड्स नोबेरा और कोटा उसे पकड़ लेती हैं कि योई ने एक और लड़की का प्रेजेंट एक्सेप्ट किया। उसकी फ्रेंड्स उसे टीज करती हैं क्योंकि वो अभी भी लड़कियों को चार्म करती है, जो वो मिडिल स्कूल से ही करती आ रही है। दोनों एज्यूम करती हैं कि शायद योई भी ये सब एंजॉय करती है, लेकिन रियलिटी में योई कोई अटेंशन एंजॉय नहीं करती। वो लंबी पतली लो टोन वॉइस वाली लड़की है और उसकी फीचर्स ने उसे स्कूल में प्रिंस का निकनेम दे दिया है। जब वो क्लास के लिए हॉल से गुजरती है, कई लड़कियां उसे बुलाती हैं, उसे प्रिंस कहती हैं। कोटा कहती है कि उनका एक्साइटमेंट जायज है क्योंकि योई उनके स्कूल के मोस्ट ऑफ द लड़कों से तो ज्यादा हैंडसम है। वो पिछले साल फील्ड डे पर योई का हीरोइक फीट याद करती हैं जब उसने गिरने वाली एक लड़की की हेल्प की थी। योई ने लड़की को फिनिश लाइन तक कैरी किया और फिर भी फर्स्ट आई। वो योई की कॉम्प्लीमेंट जारी रखती हैं, बोलती हैं कि वो रोमांस नोवेल से निकले हीरो जैसी है। और योई सोचती है, क्या एक हीरो? दो फीमेल स्टूडेंट्स कॉर्नर पर योई की बातें सुनने की कोशिश कर रही थी। योई नोटिस करती है और अकेले निकल जाती है। बिल्डिंग से निकलते वक्त जमीन पर उन्हीं लड़कियों का रुमाल गिरा देखती है तो वो उन्हें आवाज देती है और पर्सनली रुमाल उठा करके दे देती है। वो स्टूडेंट्स तो उसकी अपीयरेंस पर फिदा ही हो जाती हैं। अब अकेले में वो सोचती है कि लोग उसे एक लड़की की जगह हीरो या प्रिंस ज्यादा कंसिडर करते हैं। वो उन्हें ब्लेम नहीं करती क्योंकि अपनी लुक्स की वजह से ही ऐसे ट्रीट होना एक्सेप्ट कर चुकी है। अचानक वो हैरान हो जाती है जब कोहाकू ऊपर से जंप करके सीधा उसके सामने कूदता है। टाइम पर रिएक्ट ना कर पाने की वजह से योई ग्राउंड पर गिर जाती है। कोहाकू माफी मांगता है और पूछता है क्या वो ठीक है। कोहाकू उसे ध्यान से देख कहता है, तू कितना खूबसूरत है रे, फेयर लवली लगाता है क्या। योई को डिसअपॉइंट होता है कि ये भी उसे लड़का ही समझ रहा है। वो ऑफेंड होकर के उसे रास्ते से हटने को बोलती है। कोहाकू योई को जाते हुए देखता है और सोचता है, क्या मैंने उसे कहीं देखा है। क्लासरूम में योई सोच में डूबी होती है। कोहाकू का उसे लड़का समझ के उसकी खूबसूरती की तारीफ करना उसे अपसेट कर गया था। वो अचानक नोटिस करती है क्लासरूम की लड़कियां किसी बात पर एक्साइटेड हैं, तो वो अपने फ्रेंड से पूछती है कि क्या हो गया। लड़कियां कहती हैं कि स्कूल में एक और प्रिंस दिखा है। वो ऐड करती हैं कि रूमर है दूसरे प्रिंस का डैड एक मल्टी मिलियनियर है जिसने औरतों को रुलाया भी है। योई रूमर्स पर डाउट करती है और सोचती है वैसे भी मुझे उस दूसरे प्रिंस से क्या लेना देना। वापस अपना नोट्स लिखने लगती है बिना जाने कि कोहाकू बाहर से उसे देख रहा है। उनकी आंखें मिलती हैं तो दोनों को अपनी सुबह वाली मुलाकात याद आती है। कोहाकू रूडली पूछता है, तू ठीक तो है ना। और सब लोग हैरान होते हैं कि दोनों प्रिंस एक दूसरे को कैसे जानते हैं। वो योई को ढेर सारे सवालों से घेर लेती हैं और योई यहाँ रियलाइज करती है तो वो दूसरा प्रिंस यही है। बाहर कोहाकू के फ्रेंड्स पूछते हैं कि वो योई को कैसे जानता है। वो बोलते हैं कि वो फेमस है, लड़की होते हुए भी सभी उसे स्कूल का प्रिंस बुलाते हैं। ये सुनकर कोहाकू हैरान हो कहता है, क्या मैं उसे बस एक ब्यूटीफुल लड़का समझता था। उसके फ्रेंड्स उसे रूड बोलते हैं। जब वो ऊपर योई की तरफ देखता है तो वो लड़कियों से घिरी हुई होती है। अचानक से उसे क्यूरियोसिटी महसूस होती है। क्लास के बाद योई खुद को स्टोर तक ले आती है। क्लास में सबके मिले अचानक अटेंशन से थकी हुई लगती है। हालांकि उसने मिसअंडरस्टैंडिंग तो क्लियर कर दी थी, लेकिन लड़कियों का रिलीफ लेना उसे अच्छा नहीं महसूस करा रहा था क्योंकि वो उसे एक लड़की की तरह जो नहीं देखते। वो कुछ खाने लायक देखती है और पेमेंट करने बढ़ती है। ध्यान देती है तो एक पियक्कर कैशियर से कह रहा था, ये प्रोडक्ट फ्री लिखा है तो मुझे फ्री में दो। योई आगे बढ़कर आदमी को पुलिस बुलाने की धमकी देती है। गुस्से में वो पियक्कर उसे कॉलर पकड़ कहता है,
अपने काम से काम रखना छोकरे। कोहाकू आगे बढ़ करके अपने फोन में उसकी रिकॉर्डिंग बनाने लगता है। वो आदमी तुरंत कोहाकू पर चढ़ जाता है वीडियो डिलीट करने के लिए। कोहाकू उसका मुंह पकड़ कहता है, जा नहीं करता बेवड़े, निकल जाए यहाँ से। तभी वो योई को नोटिस करता है और पूछता है उसने ले लिया क्या जो उसे चाहिए था। जब वो बात कर रहा होता है, पियक्कर पीछे से कोहाकू पर हाथ मारने की कोशिश करता है, लेकिन योई तेजी से अटैक ब्लॉक कर देती है और उसे कायर कहती है। वो कैशियर साथ में कोहाकू उसकी ये हीरोइक मूव से इम्प्रेस हो जाते हैं। स्टोर मैनेजर तभी आकर के माफी मांगती है और उस पियक्कर को पकड़ बोलती है, साले तो फिर से पाउच पी के ड्रामा करने आ गया। जब कोहाकू योई को स्टोर से बाहर ले आता है, चांदनी रात में दोनों पार्क में बैठे होते हैं। योई खुद हैरान होती है कि वो उसके साथ चलते चलते यहाँ तक कैसे आ गई। कोहाकू उसकी एक्शंस की तारीफ करता है और पूछता है कि उसने ये कहाँ से सीखा। योई कहती है कि वो मार्शल आर्ट जानती है, जो कोहाकू सुन काफी इम्प्रेस होता है। अब उसे समझ आता है कि लड़कियां उसे प्रिंस क्यों कहती हैं। योई इस पर टोकती है कि उसने प्रिंस बनना चूज नहीं किया, वो खुद को बस नॉर्मल ही समझती है, लेकिन जहाँ भी जाती है प्रिंस या हीरो बन जाती है। तभी वो हैरान होती है कि ये सब वो कोहाकू को क्यों बता रही है। वो कंफर्म करता है कि लड़कियों का संकोच ना रखना ठीक है और साथ में एक प्रिंस जैसी लड़की होना ये भी ठीक है। कोहाकू एडमिट करता है कि स्टोर में योई ने जो किया वो तो उसका फैन हो गया। योई उसका थैंक्स करती है और कोहाकू उसे फर्स्ट नेम से बुलाने का डिसाइड करता है। लास्ट में चांद भी ऐड करता है। योई सरप्राइज होती है कि उसे उसका नाम कहाँ से पता चला। कोहाकू कहता है कि उसे हैरानी है कि इतनी खूबसूरत होने के बावजूद भी किसी ने उसे कभी प्रिंसेस जैसा ट्रीट क्यों नहीं किया। वो एज्यूम करता है कि शायद तुम्हारे आसपास के लड़कों का टेस्ट ही खराब होगा। योई पहली बार खूबसूरत बुलाए जाने पर अनईजी फील करती है, इसलिए श्योर नहीं होती कि वो सीरियस है या नहीं। अचानक कोहाकू बिना वार्निंग से योई को प्रिंसेस की तरह उठा लेता है। पहली बार ऐसा कुछ होने पे वो पैनिक में आ जाती है। कोहाकू एश्योर करता है कि उसके हाथ बहुत मजबूत हैं और पूछता है कि क्या वो हीरोइन जैसा फील कर रही है। ठंडी हवा, डिम स्ट्रीट लाइट्स और साथ में यूई का ऐसा सिचुएशन उसे एम्बेरेस्ड कर देता है। वो खुद को अलग करके बोलती है कि उसे घर जाना है। योई फील करती है कि वो ऐसी चीज एक्सपीरियंस करने वाली टाइप नहीं है और इस नई फीलिंग से ओवरवेल्म्ड होकर के वो सड़क के बीच ही बैठ जाती है। वो खुद को कन्विंस करती है कि वो ठीक है और सिर्फ सरप्राइज हुई थी। पार्क में वापस कोहाकू भी उसे गोद में उठाने वाले फीलिंग को लेके अब थोड़ा सोचता है, लेकिन वो बस एक मोमेंट में डिसाइड कर लेता है कि वो मुझे पसंद है। अगले दिन योई स्कूल जाती है और सभी से एक ग्रेसफुल डिस्टेंस मेंटेन करती है, जबकि असल में पिछली रात के रिएक्शन पर एम्बेरेस्ड थी। जब वो सीढ़ियां चढ़ रही होती है, कोहाकू उसे देखकर किसी पुराने दोस्त की तरह आवाज देता है। पूछता है कि वो कल इतने अचानक क्यों चली गई थी और वो एम्बेरसमेंट छुपाने के लिए बोलती है कि उसे अर्जेंट काम था। योई पूछती है क्या उसके रेपुटेशन के हिसाब से उनका बात करना ठीक है। उसे लगता है स्कूल इस चीज को गलत समझ सकता है। कोहाकू सीधा बोलता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता, स्कूल जो चाहे अज्यूम करे। फिर वो धीरे से उतर उसके पास आता है ये कहने के लिए कि वो उसमें इंटरेस्टेड हुआ है। योई इसे प्रैंक समझकर पूछती है क्या कोई छुपा है या सीक्रेटली कोई रील बन रही है। कोहाकू एश्योर करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और उसे एक्सप्लेन करने में मुश्किल होती है क्योंकि उसे लगता है कि ये एग्जैक्टली प्यार नहीं है। अचानक उसे आइडिया आता है और वो बोलता है कि ऐसा समझो मैं तुम्हें हमेशा देखते रहना चाहता हूँ। फीलिंग को ऐसे डिस्क्राइब करता है जैसे वो रोज कोई काम करे और वो बस उसे देखता रहे। यूही बोलती है कि ऐसे तो स्टॉकर करते हैं ना। कोहाकू कहता है पर स्टॉकर अपनी विक्टिम्स को एडमिट नहीं करता कि वो उसे पसंद करता है और वो तो अपने इंटेंशंस क्लियर बता रहा है। फिर योई से लंच को पूछता है, वो सीधा मना कर देती है और उसे सस्पिशियस नजर से देखती है। क्लास की तरफ चलते हुए योई सोचती है लोग उसे कैसे ट्रीट करते थे। उसका एक्सपीरियंस लिमिटेड रहा है। लोग उसे हैंडसम बोलते हैं, क्यूट नहीं, और लड़के वो तो उसे कूल प्रिंस बुलाते हैं, इसीलिए किसी का रोमांटिक इंटरेस्ट नहीं हुआ उसमें। क्लासरूम में वो कोहाकू की फीलिंग्स के बारे में सोचती रहती है, पर आसपास की लड़कियों को लगता है कि वो परेशान बैठी हुई भी कितनी चार्मिंग लग रही है। उसे यकीन नहीं होता प्रिंस कहा जाने वाला लड़का उसमें इंटरेस्ट ले रहा है। वो बेट करती है कि कोहाकू ये सब बातें दूसरी लड़कियों से भी कहता होगा। तभी उसकी फ्रेंड्स उसे लंच के लिए पूछकर उसकी सोच तोड़ देती हैं। वो जब बात करते हुए रिलैक्स होने लगती है तभी कोहाकू उसके क्लासरूम में आकर पूछता है क्या वो फ्री है। उसकी प्रेजेंस से क्लासरूम में केओस मच जाता है और उनके एक्चुअल रिलेशनशिप पर अब गॉसिप शुरू हो जाती है। क्लासमेट्स का सिचुएशन गलत समझने के करीब देख करके वो जल्दी से कोहाकू के पास जाती है और बोलती है हाँ वो स्पेशल कमेटी मीटिंग के लिए तैयार है, चलो चले, और उसे क्लासरूम से बाहर ले जाती है। लेकिन इससे क्लासमेट सेटिस्फाइड नहीं होते। कोहाकू योई को एक खाली क्लासरूम में ले जाता है। जानता है कि वो नहीं चाहती कोई उन्हें साथ में देखे। ये जान करके कि वो बस उसके साथ लंच करना चाहता है, वो उसकी रिक्वेस्ट मान लेती है, लेकिन डिसाइड करती है कि जल्दी फिनिश करेगी ताकि अपने क्लासरूम वापस जा सके। वो अपना लंच बॉक्स टेबल पर खोलती है और खाने की तैयारी करती है, लेकिन कोहाकू सिर्फ विंडो के पास जूस सिप लेते हुए उसे देख रहा होता है। वो उसे बैठने को बोलती है, लेकिन हैरान होती है जब वो सीधा उसके सामने आके बैठ जाता है। इनिशियल शॉक के बाद भी उसे रियलाइज होता है कि ये मेरे कंफर्टेबल होने का वेट कर रहा था।
वो उसे थोड़ी देर और ऑब्जर्व करती है और नोटिस करती है कि उसकी लंबी उंगलियां और चेहरा पास से कितना अच्छा दिखता है। वो अभी के लिए थॉट साइड में रखती है और कड़ी राइस पे डालती है। कोहाकू कहता है कि उसका लंच कितना वेल प्रिपेयर्ड लग रहा है और योई बताती है कि उसकी फैमिली का कड़ी रेस्टोरेंट है। कोहाकू कहता है कि वो कभी किसी कड़ी रेस्टोरेंट वाले से नहीं मिला। योई एडमिट करती है कि वो भी ओपनली नहीं बताती क्योंकि उसे डर है कि कोई और निकनेम मिल जाएगा। कोहाकू कहता है जैसे, और प्रॉमिस करता है कि नहीं हंसेगा। नर्वसली वो कहती है क्या पता लोग उसे फिर कड़ी प्रिंस बुलाने लगे। वो ना हंसने की पूरी कोशिश करता है लेकिन ज्यादा देर तक रोक नहीं पाता और हंस पड़ता है। वो उसे प्रॉमिस तोड़ने पर डांटती है लेकिन कोहाकू बोलता है कि उसे कड़ी रेस्टोरेंट वाली बात पसंद है। योई कंफ्यूज हो जाती है तो कोहाकू एक्सप्लेन करता है कि उसका उतना सेल्फ कॉन्शियस होना भी अच्छा है और उसके बारे में सब कुछ अच्छा है। योई स्ट्रिक्टली कहती है कि उसे ऐसे घूरना बंद करे क्योंकि उसे नहीं पता कि कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। शौक में वो बोलता है कि ये बढ़िया है। वो उसकी टाई पकड़ता है और कहता है कि उसे उसके सारे एक्सप्रेशंस पसंद है और उम्मीद करता है कि योई उसके सामने और ओपन अप होगी। योई शॉक्ड होती है क्योंकि पहली बार कोई लड़का उसे हिट कर रहा है। केंतारो बाहर से कोहाकू को बुलाता है। वो डोर खोलता है और कोहाकू को देखता है। वहीं योई पर्दे के पीछे छुपी होती है। योई इसके आने के लिए थैंकफुल होती है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो इसके फ्लर्टिंग से कहीं एक्सप्लोड ना हो जाए। जब कोहाकू पूछता है क्या बात है, केंतारो उसके क्यूट सीनियर के बारे में पूछता है जिसके साथ वो हैंग आउट करने वाला था। कोहाकू यहाँ कुछ नहीं बोलता। ये सुनकर के योई को कोहाकू एक प्ले बॉय की तरह ध्यान में आता है जिससे वो होश में आ जाती है। वो पर्दे के पीछे से निकलती है जिससे केंतारो सरप्राइज हो जाता है कि दोनों प्रिंस एक साथ। योई कोहाकू को बोलती है दोबारा उसे कभी लंच पर इनवाइट ना करे। वो अपने आइटम्स लंच बैग में भर करके निकल जाती है और केंतारो बस देखता रहता है। तभी कोहाकू नोटिस करता है कि वो अपना कड़ी कंटेनर भूल रही है। योई हॉलवे में चलती रहती है और कोहाकू के प्ले बॉय होने का थॉट उसके दिमाग में रहता है। उसे उसका क्यूट कहना भी अब चीप लगने लगता है और वो डिसाइड करती है कि वो उसकी बातों में अब नहीं आएगी। फैमिली रेस्टोरेंट में योई कस्टमर सर्व करती है। कुछ रेगुलर कस्टमर उसके अपीयरेंस की तारीफ करते हैं और वो हंसते हुए अपने डैड को रजिस्टर पर हेल्प करती है। दो फीमेल कस्टमर्स बेट करती हैं कि तुम्हें तो हमेशा सभी हैंडसम ही बुलाते होंगे और योई पोलाइटली स्माइल करती है। मेमोरीज आती है कि लोग उसे हैंडसम बोलते हैं पर कोहाकू ने उसे क्यूट बोला था। वो स्पेशल नहीं समझती लेकिन पहली बार होने की वजह से उसे याद रहता है। तभी और कस्टमर्स आने की आवाज पर योई ग्रीट करने देखती है तो वो कोहाकू और केंतारो होते हैं। घबराई योई पूछती है कि वो यहाँ क्यों है, क्या वो उसका पीछा किए। कोहाकू उसका डर दूर करता है और उसका छोड़ा हुआ कड़ी कंटेनर देता है। वो दोनों बैठते हैं और योई नए कस्टमर्स के लिए ऑर्डर देती है। योई के फादर उनकी कड़ी प्लेट्स अपग्रेड कर देते हैं जब उन्हें पता चलता है कि वो योई के स्कूल से ही हैं। वो पूछती है कि क्या कोहाकू सबको बताता फिर रहा है कि उसकी फैमिली कड़ी प्लेस चलाती है। कोहाकू मना करता है कि ये बात केंतारो ने खुद पहचाना और वही लोकेशन बताया। क्लासरूम में केंतारो ने कंटेनर का स्टिकर से रेस्टोरेंट पहचान लिया था। वो कड़ी राइस का बड़ा फैन है और अपनी बात प्रूफ करता है। दोनों उसकी तरफ देखते हैं जब वो कैमरा से फोटोज ले रहा होता है। जब वो खाने बढ़ते हैं योई के फादर टीज करते हैं कि स्कूल में इसका कोई बॉयफ्रेंड है क्या, क्योंकि वो सिर्फ उनसे और कस्टमर से ही बात करती है। दूसरे लड़कों से बात करते देख उन्हें सुकून मिलेगा। योई कोहाकू की तरफ देखती है और उसके फेस से पता चलता है कि वो अभी फूड एंजॉय कर रहा है। वो खुद को उसे घूरने ना बोलती है और काम पर फोकस करती है। फुल पेट होने के बाद कोहाकू तो वहीं सोना चाहता है और केंतारो घर जाके रिव्यू लिखने की बात करता है। वो बिल सेटल करके अपना सोशल मीडिया अकाउंट देकर के चला गया था। योई कोहाकू के पास आती है जो उठना नहीं चाहता था। प्लेट्स उठाते वक्त वो उसकी उंगली पर स्लाइड करता है पूछता हुआ कि क्या वो काम के बाद उसे घर छोड़ सकता है। योई हाथ हटाकर बोलती है कि वो इतनी आसानी से नहीं जा सकती। पास ही उसके फादर देखकर बोलते हैं कि वो आज जल्दी जा सकते हैं। बाहर वो उसे 9 बजे तक घर आने को बोलते हैं और चले जाते हैं। कोहाकू बोलता है कि तुम तो अपने डैड के काफी क्लोज लगती हो और कड़ी की तारीफ भी करता है। दोनों साथ चलते हैं और योई क्यूरियोसिटी बस उस सीनियर से हैंगआउट के प्लान के बारे में पूछती है। कोहाकू कहता है कि उसने मना कर दिया क्योंकि कड़ी कंटेनर वापस करना ज्यादा जरूरी था। योई कहती है कि वो किसी और दिन भी तो वापस कर सकता था, इसके लिए किसी लड़की से किया प्रॉमिस तोड़ना अच्छा बात नहीं। कोहाकू मुस्कुराता है और कहता है कि सही में तुम्हारी पर्सनैलिटी तो प्रिंस के लिए बहुत ही फिट बैठती है। कोहाकू फिर लंच के दौरान उसे अपसेट करने के लिए माफी मांगता है। बोलता है कि मैं यहाँ तुमसे मिलकर सब ठीक करने आया था पर और इरिटेट कर गया। योई समझाने की कोशिश करती है कि वो गुस्सा नहीं है लेकिन पर उसके आगे अब क्या बोले सूझ ही नहीं रहा था। तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। कोहाकू उसे भागने को बोलता है और पीछे आने को कहता है। उसे एक बड़े घर ले आता है। योई जल्दी समझ जाती है कि ये असल में कोहाकू का घर है। वो उसे अंदर बुलाता है ताकि उसे सर्दी ना हो। भींगी हुई योई कोहाकू के पुराने कपड़े चेंज करने के लिए लेती है। इधर उधर देखते हुए वो पूछती है कि इतना बड़ा घर, और कोहाकू जवाब देता है कि उसके दद्दू कंपनी के प्रेसिडेंट हैं। चेंज करते वक्त योई को नोबेरा की कही वो बात याद आती है, मल्टी मिलियनियर वाली। वो सोचती है लेकिन कोहाकू वैसा बिल्कुल बिहेव नहीं करता। लंच भी उसका नॉर्मल स्टूडेंट जैसा होता है।
वो बाथरूम से निकलती है और कोहाको के कपड़े नेचुरली उस पर अच्छे लग रहे थे। वो आगे बढ़ता है उसकी तारीफ करते हुए, तो योई सेल्फ डिफेंस स्टैंड से उसे रोक देती है। वो कहता है रिलैक्स रहे क्योंकि वो सिर्फ चाय बनाने जा रहा है। योई फिर से इधर उधर देखती है और सोचती है क्या वो अकेला रहता है। वो पूछती है कि क्या उसे स्कूल में प्रिंस उसकी दौलत की वजह से बोला जाता है। कोहाको अपने निकनेम का रीजन बेवकूफी बताता है कि वो तो स्कूल में लो की रहना चाहता है और बताता है कि उसने सीनियर का इनविटेशन भी पहले ही मना कर दिया था क्योंकि उसे कभी हैंगआउट एग्री नहीं किया। योई रियलाइज करती है कि वो कितना गलत एजम्पशन में थी। शर्मिंदा होकर वो झुककर माफी मांगती है क्योंकि वो जल्दी ही कंक्लूजन पर पहुंच गई थी। कोहाको बात टाल देता है लेकिन योई उसी बात पर रहती है कि उसे लड़कों का एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं है और इसीलिए वो अनकंफर्टेबल हो जाती है। ये छुपाने के लिए ही वो जानबूझकर के कोल्ड बिहेव करती है। वो एडमिट करती है कि पहली बार किसी लड़के ने उसमें इंटरेस्ट दिखाया है और उसे समझ नहीं आ रहा कि कैसे हैंडल करे। अपॉलॉजी के बाद कोहाको अपनी उंगली उसकी उंगली से जोड़ता है और डिस्टेंस कम करता है और उससे पूछता है कि क्या उसने उसके करीब आके ठीक किया, और योई यहाँ बिल्कुल फ्रीज हो जाती है। ये ऑकवर्ड साइलेंस योई के फोन के रिंगटोन से टूट जाता है। उसके डैड का कॉल था। देर समझकर योई बोलती है कि उसे घर जाना होगा। कोहाको इंसिस्ट करता है कि वो उसे छोड़ देगा। वापस चलते वक्त वो कोहाको को एश्योर करती है कि वो उसके घर पे थी, ये बात कभी नहीं छेड़ेंगे। कोहाको कहता है कोई बात नहीं क्योंकि वो लोग एक्चुअली एक कॉन्डो में रहते हैं जो उनका डेकोय होम है, इसलिए ये बात वैसे भी कभी कोई नहीं जानेगा। योई उसे हैरानी से देखती है उसके कैरेक्टर को और पूछती है क्या उसका ये याद रखना ठीक है, और कोहाको कहता है कि अगर वो उसे मारना भी चाहे तो वो मान लेगा क्योंकि आखिरी चीज जो वो देखेगा वो उसका खूबसूरत चेहरा होगा। योई कहती है कि तुम कुछ ज्यादा नहीं बोलते, और कोहाको कहता है अरे वो वाला मजाक था, और बोलता है कि जब भी वो ओवर करने लगे तो उसे टोक दिया करे वरना वो पागल लगेगा। दोनों कन्वीनियंस स्टोर पर अलग होने का डिसाइड करते हैं और योई कहती है कि उसे कोहाको को छोड़ने जाना चाहिए। इस पर कोहाको कहता है तो फिर मेरा तुम्हें घर छोड़ने का क्या मतलब बना। फिर वो उसे कहता है कि उसे फर्स्ट नेम से बुलाए और कन्फेस करता है कि उसकी फीलिंग उसके लिए शायद प्यार के बहुत करीब है। योई उसे जाते देखती है उस कन्फेशन और अपनी फीलिंग्स से हैरान। स्कूल में नोबेरा और कोता योई के कोहाको वाले एक्सपीरियंस पर एक्साइटेड होते हैं। वो उसके रिलेशनशिप के बारे में और पूछते हैं जिससे योई को जवाब देना मुश्किल होने लगता है। फिर भी दोनों प्रिंस का साथ होना दोनों लड़कियों को एक्साइटेड करता है, खास करके नोबेरा का जो बीएल ज्यादा देखती है। योई की नेचर देख करके उन्हें लगता है कि असर्टिव और एक्सपीरियंस्ड कोहाको ही योई के लिए परफेक्ट मैच हो सकता है। योई बात को टालती रहती है और नोबेरा बोलती है पहले नफरत बाद में रोमांस, ये तो और स्पाइसी होगा। उन्हें लगता है योई को स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है क्योंकि कोहाको आमतौर पर लड़कियों से इंडिफरेंट रहता है और अगर वो साथ हुए तो इसे किस्मत कह सकते हैं। इससे योई खाते वक्त खांस देती है। योई का कोहाको के बारे में इंप्रेशन बदल गया है, लेकिन वो अभी भी डाउट करती है कि वो सीरियस है भी या नहीं। ड्रिंक खरीदते वक्त लड़कियां कोहाको को बुलाती हैं। वो पोजेस बनाता है जिससे वो एक्साइटेड हो जाती हैं। दूसरी लड़की आती है और कहती है क्या उसने सीनियर को मना किया जो उसे हैंग आउट करने के लिए बोली थी। फिर वो उसे अपने साथ चलने को कहती है लेकिन वो मना कर देता है और कहता है कि वो बिजी है। वो मजाक में बोलती हैं शायद रीजन योई है और कहती है कि वो ज्यादा लड़के जैसे नहीं दिखती। कोहाको को उसका टोन बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो उन्हें सीधा अगली बोल देता है और वो उसे गाली देकर के चली जाती हैं। सान और केंतारो बोलते हैं कि वो लड़कियों के साथ थोड़ा ज्यादा हार्श नहीं रहता। दोनों सोचते हैं तो फिर कोहाको का योई में अचानक इंटरेस्ट क्यों है जब वो उसकी यूजुअल टाइप से अपोजिट है। कोहाको रुक कर बोलता है अजीब है। अरे अजीब है योई में किसी लड़के का इंटरेस्ट ना दिखाना, उसके लिए तो योई का अपीयरेंस ही क्यूरियोसिटी जगाने के लिए काफी है और वो लड़कों से बात करते वक्त कैसे बिहेव करती है वो तो इंटरेस्टिंग है। वो बोलता रहता है जब तक सान उसे रोक नहीं देता कि हाँ समझ गया अब तू ओवर कर रहा है। सान मानता है कि ये एक इम्प्योर थॉट्स है जो कोहाको को पहला मूव करने पर मजबूर कर रहे हैं। कोहाको अपने दोस्तों की कमेंट्स की परवाह न करते हुए क्लास स्किप करने का डिसाइड करता है। वो योई के बारे में क्यूरियस रहता है और सोचता है कि कोई उसकी खूबसूरती पे क्यों नहीं रुकता। उसके लिए योई कोई ऐसी है जिसे देखकर कोई भी बस रुक करके देखता रहे। वो सोचता है कि उसके बारे में ज्यादा जानने की इच्छा इम्प्योर कैसे हो सकती है। इधर योई अचानक पूरी बॉडी में ठंड महसूस करती है जो उसकी फ्रेंड्स को चिंता में डाल देता है। इसीलिए वो मेडिसिन लेने नर्सेस ऑफिस जाने का डिसाइड करते हैं। जब वो अपनी फ्रेंड से दूर होती है वो रुक जाती है क्योंकि उसे लगता है कि फीवर उस पर हावी हो रहा है। याद आता है कि शायद वो बारिश में भीगने की वजह से है। वो नर्स ऑफिस का दरवाजा खोलती है और अंदर कोहाको को पाती है जिससे वो तुरंत दरवाजा जोर से बंद कर देती है और कोहाको अंदर से उसे रूड बुलाता है। दोनों हैंडल पर झगड़ते रहते हैं और कोहाको ज्यादा ताकत से दरवाजा खोल ही लेता है। वो उसकी फीवर वाली हालत नोटिस करता है और पूछता है कि क्या वो ठीक है, और योई कहती है कि नहीं पर वो अकेला रहना चाहती है। कोहाको उसे एक गिलास पानी देता है और कहता है जरूरत पड़े तो मदद मांगो। वो योई को इनकरेज करता है कि उसके सामने प्रिंस ना बने। फ्लोर पर बैठकर योई पानी ले लेती है। वो धीरे से खड़ी होती है और नर्स ऑफिस के अंदर जाती है। कोहाको नर्स
स्कूल आने जाता है और यूई बेड की तरफ जाती है। साइड पर लेट करके वो आंखें बंद करती है, लेकिन जैसे ही आंखें खोलती है कोहाको उसके पास लेटा हुआ होता है और बोलता है कि नर्स किसी काम से बाहर गई हैं। यूई उसे जाने को बोलती है, लेकिन कोहाको मना कर देता है, समझाता है कि वो उसे वार्म रखने में मदद कर सकता है। आखिरकार वो अपनी एनर्जी ड्रेन होती महसूस करती है और कोहाको उसके पास सरकता है, प्रॉमिस करता है कि वो कुछ भी नहीं करेगा। यूई उसे तीखी नजर से देखती है और मना करती है, पर कोहाको ब्लैंकेट के अंदर घुस करके और पास चिपक जाता है। वो उसका सर थपथपाना भी शुरू कर देता है और यूई सिर्फ बड़बड़ाती है कि ठीक होने पर वो उसे 10x फोर्स से वापस करेगी। वो उसे डांटता है कि ऐसी हालत में उसे घर पे होना चाहिए, लेकिन यूई तो अपना कभी एब्सेंट ना होने का रिकॉर्ड खराब नहीं करना चाहती थी। बात करते करते यूई धीरे धीरे इस पोजीशन में कंफर्टेबल महसूस करने लगती है। कोहाको नोटिस करता है और कहता है कि ऐसा हग करना बिल्ली को हग करने जैसा लग रहा है, और यूई सच में ऐसा इमेजिन करने लगती है। दोनों स्कूल के एंड तक सीधा सो के उठते हैं और कोहाको इंसिस्ट करता है कि वो उसे घर तक छोड़ देगा। जब वो अपनी चीजें लाने जाता है, वो नोटिस करती है उसका बैग बेड साइड टेबल पर एक नोट के साथ रखा हुआ है। नोट उसके फ्रेंड्स का है जो उसे चेक करने आई थी, और उसे कोहाको के साथ सोता देख करके उन्होंने उसकी चीजें छोड़ दी और लिखा कि वो कोहाको के साथ सोते हुए काफी क्यूट लग रही थी। यूई भी सोचती है कि वो कोहाको के साथ ये क्या कर रही है। दोनों स्कूल ग्राउंड छोड़ते हैं और कोहाको उसे खाने पे इनवाइट करता है, लेकिन यूई सीधा घर जाने पर जोर देती है। उसे अचानक लगता है कि वो उसके साथ चलने की आदत डाल रही है। फिर कोहाको उसे सरप्राइज करता है बोल करके कि उसके साथ सोना कंफर्टेबल था। यूई इस बात से अनकंफर्टेबल महसूस करती है, लेकिन कोहाको कहता है कि सोल में ढूंढने का सही पार्ट आ गया है, जो उसे अपनी फ्रेंड्स की बात याद दिलाता है। क्यूरियस यूई कोहाको से पूछती है कि क्या वो किस्मत में बिलीव करता है, जिस पर वो कहता है कि आजमाने में क्या जाता है। कहता है कि ये पता चल जाएगा एक दूसरे को डेट करके। वो अपनी बात वापस लेने और मजाक बनाने वाला होता है, लेकिन यूई उसे सरप्राइज कर देती है एक्सेप्ट करके। यूई एक्सपेक्ट करी थी कि कोहाको इसे मजाक में लेगा, लेकिन उसे देखकर लगा कि वो सीरियसली इन चीजों के बारे में सोच रहा है। कोहाको फिर पूछता है तो ये एक्सपेरिमेंट कितना आगे तक ले जाएंगे। समझाता है कि अगर ज्यादा आगे तक नहीं गए तो सिर्फ दोस्त जैसा ही लगेगा। यूई शॉक्ड हो जाती है और तब समझती है कि उसने कुछ ऐसा सजेस्ट किया है जिसके लिए वो अभी रेडी नहीं है। घबरा करके वो कोहाको से थोड़ा टाइम मांगती है अपनी बात दोबारा सोचने को। पूरी तरह शर्मिंदा और कंफ्यूज होकर के वो मुड़कर दूसरी डायरेक्शन में तेजी से भाग पड़ती है। अगले दिन वो अपने फ्रेंड्स को एक्सपेरिमेंट वाली बात बताती है। उसे अपने शब्द पर पछतावा होता है क्योंकि उसने सोचा था कि वो इसे मजाक में लेगा। वो खुद से फ्रस्ट्रेट है क्योंकि हमेशा उसके जाल में फंस जाती है। इस बार वो पहला मूव करके गेम पलटना चाहती थी, पर कोहाको को घबराहट में डालने की जगह वो खुद ही हिल गई है, सोचते हुए कि कैसे वो ऐसी सिचुएशन में आ गई है जो डेटिंग जैसी लगती है। उसकी फ्रेंड्स नोटिस करती हैं कि वो अब अचानक गर्ली लग रही है और उसका मजाक उड़ाने लगती हैं, पर ये भी कहती हैं कि सिचुएशन बुरी भी नहीं है, शायद यही किस्मत हो। जब यूई किस्मत के आइडिया पर सोच रही होती है, अचानक लड़कियों में हंगामा सुनती है। कोहाको खुली क्लासरूम विंडो पर दिखाई देता है और कैजुअली उससे बात करने को कहता है, और वो सुनने लगती है कि क्लासमेट्स तुरंत एजम्पशंस बनाने लगे हैं। इस एम्बैरेसिंग ऑरा में भी वो खड़ी होती है और क्लियर करती है कि वो उसे कुछ सीरियस बात करेगी। कोर्टयार्ड में वो कोहाको से कहती है कि उसकी क्लासरूम में आना बंद करे और पूछती है कि क्या वो साथ में बॉडीगार्ड लेके घूमता है। उसके दोस्त केंटारो और सान अपना इंट्रो देते हैं, जबकि यूई अपनी खुद की फ्रेंड्स को भी बुलाती है जो झाड़ियों के पीछे छुपकर सुन रही थी। कोहाको खुद ही लड़कियों के पास जाता है और वो अपना परिचय देती हैं। वो दोनों के कंधों पर हाथ रखकर कहता है कि हे, तुम दोनों को तो मैं पहले भी यूई के पास देख चुका हूँ। आखिर पॉइंट पर वापस आकर के कोहाको यूई से पूछता है कि क्या उसने उनके डेटिंग के आइडिया पर सोचा। ये चीज तुरंत उनके फ्रेंड्स को क्यूरियस कर देता है। यूई मानती है कि उसने सोचा और एक कॉन्ट्रैक्ट निकालती है जो उसने बनाया है। सबको सरप्राइज करते हुए जोर से पढ़ना शुरू करती है। लगता है जैसे यूई रिलेशनशिप से एग्री कर रही है, लेकिन इतने लिमिट्स रूल, ऐसा लगता है कोई कानूनी किताब पढ़ रही हो। लड़के उसकी फ्रेंड्स से पूछते हैं कि क्या यूई हमेशा से इतनी स्ट्रिक्ट है, और लड़कियां कहती हैं हाँ ये ऐसी ही है। यूई के कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लेने के बाद कोहाको पूछता है कि उसने सीधा अपनी बात वापस क्यों नहीं ले ली। कॉन्फिडेंस के साथ यूई जवाब देती है कि उसे हार मानना पसंद नहीं, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, और ये जवाब तो कोहाको को उस पर थोड़ा और फिदा कर देता है। मुस्कुराकर वो डील सील करने को हाथ बढ़ाता है और दोनों हाथ मिलाते हैं। उनके फ्रेंड्स हैरान रह जाते हैं क्योंकि सीन रिलेशनशिप की शुरुआत कम और बैटल की शुरुआत ज्यादा लग रही थी। बिल बजती है, ग्रुप क्लास लौटने को तैयार होते हैं, लेकिन कोहाको अचानक यूई को अलग ले जाता है। कहता है कि कुछ प्राइवेटली बात करनी है। उनके फ्रेंड्स बिना डिस्टर्ब किए चले जाते हैं और तब कोहाको कहता है वैसे कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, वो सिर्फ उसके साथ थोड़ा टाइम अकेला बिताना चाहता है। यूई उसकी पकड़ से निकलने की कोशिश करती है, कॉन्ट्रैक्ट के स्किन टच रूल के खिलाफ इशारा करती है, लेकिन कोहाको आसानी से कहता है वो सिर्फ गुड टच कर रहा है। बेचैन महसूस करते हुए
योई बोलती है कि उसने नोटिस किया है कि वो पॉजिटिव टाइप लगता है। कोहाकू चौंक जाता है और धीरे से अपना हाथ हटा लेता है। योई की बात उसे रियलाइज कराती है कि शायद वो आउट ऑफ कैरेक्टर जा रहा है। कहता है कि मेरे एक्साइटमेंट को गलत मत समझो, शायद ये इसलिए है क्योंकि वो पहली बार किसी को सच में चाह रहा है। जब योई उसे और एक्सप्लेन करने को कहती है तो वो बोलता है मुझे याद नहीं अभी मैंने क्या बोला। इशू को प्रेस करने का पॉइंट ना दे करके योई उसका कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन मांगती है। कोहाकू देता है जो उसका नाम सिंपली के सेव करती है। तभी दूसरी बेल बजती है और योई जाने लगती है, लेकिन कोहाकू पूछता है कि क्या वो साथ घर चल सकते हैं। वो ऑफर सोचती है पर आखिर मना कर देती है, ये सोच करके कि लोग समझ जाएंगे। कोहाकू अपनी क्लास की तरफ चला जाता है ये कहते हुए कि मेरा दिल अब तुम्हारे पास है, तो बस इतना याद रखना इसकी जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। योई बेड पर लेटकर सोचती है कोहाकू कितनी आसानी से बॉयफ्रेंड के रोल में आ गया, जबकि वो खुद घबरा रही थी। जब योई आराम करने की कोशिश करती है उसका दिमाग बार बार वो सीन रिपीट करता है जब कोहाकू उसका नाम ले रहा था और वो अपने फैसले पर पैनिक करने लगती है। कोहाकू का कहना कि वो पहली बार किसी को चाहना शुरू कर रहा है उसके दिमाग में रहता है, जिससे वो ब्लश करती है। इधर कोहाकू अपने फ्रेंड्स के साथ अगले दिन खाना खा रहा होता है, तभी उसका फोन बजता है। चेक करते हैं उसे सड़क जाती है और सबको डरा देने के लिए वो फिर माफी मांगता है। इधर योई अपने फोन को डिसबिलीव से देखती है कि उसने अभी कोहाकू को वीकेंड डेट पर बुलाने का मैसेज भेजा है। वो खुद को समझाने की कोशिश करती है कि किस्मत जैसी चीज इंसान खुद बनाता है। डेट के दिन योई मिलने की जगह जल्दी पहुंचती है। जब वो वेट करती है तो दूसरी लड़कियां उसे हैंडसम लड़का समझ करके एडमायर करती हैं। उसे थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट होती है कोहाकू का प्लेन रिप्लाई याद करके भी। जब वो अपनी फीलिंग समझने की कोशिश करती है कोहाकू अचानक आता है और कहता है मुझे पता था कि तुम जल्दी आओगी इसलिए मैं भी जल्दी आ गया। तब वो नोटिस करता है कि योई स्कूल यूनिफॉर्म में है। वो कहती है कि स्कूल का कुछ काम था मिलने से पहले। ये नहीं मानती कि क्या पहने डिसाइड ही नहीं कर पाई। जब कोहाकू पूछता है तो क्या प्लान्स है, योई ऑनेस्टली कहती है कि मुझे नहीं पता, शायद कोई मूवी देख लेंगे। इसके बदले कोहाकू कपड़े शॉपिंग करने चलने को कहता है। योई मना करने की कोशिश करती है, लेकिन कोहाकू कहता है कि वो उसे इस बच्चे वाले आउटफिट में नहीं देखना चाहता। चिढ़ करके वो कहती है कि फिर तो मूवी ही चलेंगे, लेकिन कोहाकू उसका हाथ पकड़कर शॉपिंग ले जाता है। कपड़ों की दुकान में सेल्स लेडी उसके नए कपड़ों में अच्छा लगने पर इम्प्रेस होती है। योई मिरर में खुद को देख करके सरप्राइज होती है कि किस तरह की शॉपिंग में ले आया ये। कुछ देर बाद कोहाकू भी बाहर आता है और योई भी उसके स्टाइलिश और हैंडसम लुक से इम्प्रेस होती है। कोहाकू उसे और उसके आउटफिट को नोटिस करता है। वो अजीब तरह से उसे अपनी तरफ देखने को कहता है ताकि अच्छे से देख सके। जब योई एक्सप्लेनेशन पूछती है तो कोहाकू बताता है कि वो मैचिंग ट्राई करना चाहता था। वो कैजुअली उसका चश्मा उतारकर पास खींचता है और मिरर देखने को कहता है, बोल करके कि वो साथ में कितने अच्छे लगते हैं ना। फिर मुस्कुरा करके दूर हो जाता है और टच करने वाले रूल को तोड़ने पर भी माफी मांगता है। योई इससे अब और कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि आमतौर पर लड़का लड़की को क्यूट कपड़े खरीदवाता है और मैचिंग चाहते हैं तो कपल आउटफिट्स लेते हैं, पर वो खुद को देखती है और नोट करती है कि जो वो पहनी है वो डेट के लिए तो बनी हुई चीज जैसा बिल्कुल नहीं है। वो स्टोर से अपने ओरिजिनल कपड़ों में निकलते हैं, जो कोहाकू को थोड़ा डिसअपॉइंट करता है क्योंकि योई ने कुछ खरीदा ही नहीं। एक ट्रेडिशनल जैपनीज स्वीट शॉप योई का ध्यान खींचती है और कोहाकू नोटिस करता है। वो सजेस्ट करता है कि वो अंदर जाकर के कुछ ट्रीट्स खरीदेंगे। अंदर जाने के बाद योई सब स्वीट्स को देख करके हैरान होती है जब तक वो डिसाइड नहीं कर लेती कि क्या लेना है। फिर वो पार्क के बेंच पर स्वीट राइस, डम्पलिंग्स और गोल राइस केक के साथ बैठ जाते हैं। वो अपने चूजन स्वीट्स का एक बाइट लेते हैं और तुरंत टेस्ट से खुश हो जाते हैं। योई एक्साइटेड होकर के बताना शुरू करती है कि उसका गोल राइस केक कितना डिलीशियस है। कहती है इसका स्मूथ टेक्सचर ही इसे इतना अच्छा बनाता है। कोहाकू मानता है कि वो इस टॉपिक पर बात नहीं कर सकता क्योंकि उसने कभी टेक्सचर के टेस्ट पर ध्यान ही नहीं दिया। इससे योई और पैसिनेट हो जाती है। जब वो एक्सप्लेन करती रहती है कोहाकू सीधा रिमार्क करता है कि उसे स्वीट्स पसंद होंगे, लेकिन योई तुरंत मना कर देती है। जब वो पूछता है कि उसके फेवरेट स्नैक्स क्या है, फिर वो अलग अलग स्वीट फूड्स लिस्ट करने लगती है। ये तक बताती है कि उसे बटर और कंडेंस्ड मिल्क के साथ टोस्ट पसंद है। इससे कोहाकू का पॉइंट कंफर्म होता है कि हाँ इसे स्वीट्स पसंद है। योई वहीं उसकी मुस्कुराहट में उसका चेहरा कितना साइन करता है देख करके चौंक जाती है। अंदर से उसे वार्म फील होता है और वो रियलाइज करती है कि वो खुशी महसूस कर रही है। बाद में वो एक और जगह ट्राई करने डिसाइड करते हैं और कोहाकू उसे अम्यूजमेंट पार्क ले जाता है। वो सीधा टिकट काउंटर जाता है। योई को सरप्राइज होता है कि वो नेचुरली उसे ऐसी जगह ले आया। वो केबल कार राइड करते हैं और कोहाकू बताता है कि उसे इवनिंग में अम्यूजमेंट पार्क का सीनरी अच्छा लगता है। योई रिप्लाई करती है कि उसे विंटर्स में आइसक्रीम का टेस्ट पसंद है। कोहाकू मुस्कुराता है कि यहाँ भी उसका स्वीट्स का प्यार फिर से दिख गया और योई से कहता है कि लोग खुद को उतना अच्छे से नहीं जानते जितना सामने वाला जान सकता है। योई पूछती है कि क्या उसकी डेट्स यूजुअली ऐसी ही होती हैं। वो एक्सेप्ट करता है कि नहीं, आज ऐसा पहली बार है।
वो एक्सप्लेन करता है कि जब वो लड़कियों के साथ जाता है तो जैसा डेट्स वो चाहती हैं वो वही करता है, क्योंकि उसे खुद किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं होता। लेकिन आज पहली बार उसने स्टोर में कपड़े ट्राई किए क्योंकि वो नॉर्मली जो लोग दे देते हैं वो पहनता था। फिर वो उसे इस डेट के लिए थैंक्स बोलता है क्योंकि उसने आज अपने मन का किया और उसे जेन्युइनली मजा आया। योई बोलते हुए उसके चेहरे को देखती है जो लाइट्स पड़ने पे और साइन कर रहे थे, जिससे वो मेमोराइज्ड हो जाती है। धीरे से बोलती है कि कल रात उसके सिंपल मैसेज रिप्लाई से वो थोड़ी डिसअपॉइंटेड है, लगा जैसे वो खुश नहीं है और उस पर वो बोझ डाल रही है। कोहाकू सरप्राइज होता है, रियलाइज करता है कि शायद इससे उसे हर्ट हुआ होगा। वो एक्सप्लेन करता है कि वो एक्चुअली एक्साइटेड था और तुरंत रिप्लाई किया था, वरना उसकी तो आदत है मैसेज पढ़ के बस छोड़ देने की। उसकी बात सुन के अब वो एम्बेरसमेंट फील करती है। राइड खत्म होने पर कोहाकू घर चलने को कहता है, दोनों साथ चलना शुरू करते हैं। वो सोचती है कि क्या डेट यहीं खत्म हो गया, उसे लगता है कि काफी लो नोट पर एंड हुआ। तभी कोहाकू कहता है कि हम कुछ खा के घर को निकलेंगे। वो लोगों को डम्पलिंग प्लेस की बात करते सुनते हैं और योई कहती है, डम्पलिंग्स साउंड्स गुड। कोहाकू कहता है देन फॉलो मी और सोचता है कि डम्पलिंग्स से डेट एंड यूनिक होगा। लेकिन तभी योई को अचानक काम के लिए बुला लिया जाता है क्योंकि रेस्टोरेंट पे स्टाफ कम थे। वो माफी मांगती है और दोनों करी रेस्टोरेंट की तरफ चलते हैं। योई कोहाकू को डिनर इनवाइट करके जाने बोलती है, तभी उसके फादर उन्हें देख लेते हैं। वो कोहाकू को पहचान लेते हैं और वो कैजुअली मानता है कि हाँ वो अब डेट कर रहे हैं। फादर एक्साइटेड होते हैं और पूछते हैं कोहाकू को योई क्यों पसंद आई। कोहाकू ऑनेस्टली कहता है कि रीजन इसका चेहरा है जो मैं हर रोज देखना चाहता हूँ। इस रिप्लाई से योई इरिटेट होती है कि क्या मुझ में चांद सितारे लगे हैं, और वो करी रेस्टोरेंट एंटर करते ही डोर जोर से बंद करती है। अगले दिन वो अपनी डेट फ्रेंड्स को बताती है, मानती है कि उसे मजा आया, जो उसे भी सरप्राइज करता है। अपनी कन्फेशन रियलाइज करते ही योई झूठ ना बोलने का डिसाइड करती है और रिपीट करती है कि उसने सच में कोहाकू के साथ टाइम एंजॉय किया। फिर भी अनश्योर है कि क्या यही प्यार है, क्योंकि कोहाकू ने तो कहा था कि अट्रैक्शन उसके फेस से शुरू हुआ। वो विंडो के बाहर कोहाकू को ग्रीट करते हुए देखती है, लेकिन पर्दे ढक देती है और कोहाकू उसकी ये रिएक्शन से थोड़ा सरप्राइज होता है। बाद में योई फ्रेंड्स के साथ क्लास जारी होती है, तभी वो उसे खाली कमरे में खींच लेता है और पूछता है कि वो उसे नाराज क्यों है। योई कहती है कि उसे उसके फादर को डेटिंग के बारे में बतानी नहीं चाहिए थी, लेकिन कोहाकू कहता है कि वो स्कूल के बाहर थे इसलिए तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई नहीं होता। योई मानती है कि वैसे भी वो सच में डेट कर ही नहीं रहे, क्योंकि दोनों में से कोई भी सच में प्यार में नहीं है। वो उसका सामना करती है, कहती है कि अब तक उसने बस इतना बोला है कि उसे उसका चेहरा पसंद है। कोहाकू पॉइंट करता है कि हमारे एक्सपेरिमेंट का पर्पस ही ये समझना है कि प्यार क्या है। किसी वजह से ये सब कन्वर्सेशन योई को बेचैन करने लगती है और जब वो कैजुअली उसे कुछ स्वीट स्नैक्स ऑफर करता है तो वो इरिटेट हो जाती है और उसे धक्का देके भाग जाती है। इससे अब वो और ज्यादा सरप्राइज हो गया था। लेकिन कोहाकू का उसका रिएक्शन जो भी हो, उसे उसके एक्सप्रेशंस देखने में दिलचस्पी होती है। योई सोचने लगती है कि कब से वो कोहाकू की इतनी परवाह करने लगी। वो सोचती है कि क्या कल की डेट से शुरू हुआ या नर्सेस ऑफिस वाले मोमेंट से। फिर भी वो रियलाइज करती है कि अब वो सच में चाहने लगी है कि सिर्फ कोहाकू उससे प्यार करे। इधर उसके फ्रेंड के रूम में सान कोहाकू के बैग में स्वीट्स देख करके अजीब समझता है, क्योंकि वो यूजुअली स्नैक्स नहीं रखता। जब पता चलता है कि कोहाकू को अब वो नहीं चाहिए तो सान वो स्वीट्स खुद ले लेता है। फिर वो पूछता है कि उसे योई में इतना इंटरेस्ट क्यों है। कोहाकू पहले उसे डिसअपॉइंट करता है बोल करके कि वो मेनली उसके चेहरे से अट्रैक्ट है। फिर भी वो मानता है कि वो अपनी फीलिंग्स फुली तरह से समझ नहीं पा रहा, लेकिन जब भी उसे देखता हूँ तो उसे नजर हटा ही नहीं पाता यार। और सोच करके वो ऐड करता है कि अगर वो कोई लड़का भी होती ना तब भी शायद वो ऐसा ही फील करता, उसे हमेशा अपने साथ रखता। जब कोहाकू बोलता है कि उसे देख करके उसके अंदर एक अलग ही ऊर्जा आ जाती है, केंतारो बोलता है कि शायद ये लव एट फर्स्ट साइट है। कोहाकू ये पॉसिबिलिटी सोचता है और पूछता है कि क्या मैं तुम लोगों से हमेशा उसकी ही बातें करता हूँ। सान कहता है कि बातें नहीं, तू उसका भजन करता है हमारे सामने और हमें से इग्नोर फील होता है जब तू बात में उसे घुसाने लगता है। केंतारो ऐड करता है कि योई उन लड़कियों से अलग है जिनको कोहाकू यूजुअली डेट करता है, इसलिए लगता है कि कोहाकू सीरियसली प्यार में है। जब कोहाकू पूछता है कि क्या वो दोनों श्योर हैं, दोनों फ्रेंड मानते हैं कि उन्हें खुद प्यार का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन वो मानते हैं कि तू वक्त के साथ समझ जाएगा कि ये चीज क्या है। इधर अपने रूम में योई उस पर चिल्लाने से परेशान होती है। उसे लगता है कि वो कितनी पैथेटिक लगी होगी और उसे डर है कि वो उसके बारे में बुरा सोचेगा, और सोचती है कि क्या अब उसे क्यूट बिहेव करना चाहिए, क्योंकि वो लड़की और उसकी गर्लफ्रेंड भी है। आखिर में वो डिसाइड करती है कि कल अच्छे से बस माफी मांग लूंगी, ये क्यूट व्यूट एक्ट करना मेरे से नहीं होगा। अगले दिन योई यूजुअल क्लासेस जाती है, लेकिन कुछ थोड़ा अलग लगता है। लंच तक उसे रियलाइज होता है कि कोहाकू पूरे दिन उसे परेशान करने नहीं आया। उसकी दोस्त उसके फेस एक्सप्रेशन नोटिस करके टीज करती हैं। उधर कोहाकू अपनी क्लास में लंच कर रहा होता है, जो उसके दोस्तों को हैरान करता है।
और स्टूडेंट्स उसके पास जमा होने लगते हैं, उसे हैंग आउट के लिए बोलते हैं क्योंकि वो रेयरली ही दूसरों के साथ खाता है। लेकिन कोहाकू हिलने से मना करता है, बोलता है कि उसके पैर दुख रहे हैं। अचानक कोई बोलता है कि योई डोर पर उससे मिलने आई है। जैसे ही वो उसे देखता है तुरंत उठ के उसके पास चला जाता है। उसके दोस्त उसे अजीब नजर से देखते हैं कि साले का भी पैर दर्द दे रहा था ना। जब कोहाकू योई तक पहुंचता है वो अपने पैर के दर्द को छुपाने की भी कोशिश करता है। योई नर्वस फील करती है क्योंकि सब देख रहे थे। उसकी डिस्कम्फर्ट को देख कोहाकू उसे शांत जगह ले जाता है। योई मानती है कि वो सोच रही थी कि शायद कल की बात से वो अपसेट हुआ होगा। जब कोहाकू कहता है बिल्कुल नहीं, योई फिर भी डिसअपॉइंटमेंट फील करती है। कोहाकू अचानक जोइजा का जिक्र करता है, बोलता है कि डेट पे वो खा नहीं पाए। जब वो बाद में साथ में जोइजा खाने पूछता है, योई तुरंत हाँ बोल देती है और कहती है वो 7 बजे तक फ्री हो जाएगी। तो कोहाकू उसे मैसेज करने का प्रॉमिस करके चला जाता है। योई यहाँ खुद पर हैरान होती है कि आई थी तो वो उदास थी पर अब खुश लग रही है। शाम को कोहाकू उसे नजदीकी जोइजा रेस्टोरेंट ले जाता है और रिकमेंड करता है कि ये ट्राई करें क्योंकि वो यहाँ अक्सर आता है। ऑर्डर के बाद योई मानती है कि वो थोड़ी नर्वस है क्योंकि वो बाहर कम खाती है। कोहाकू कहता है कि वो रेस्टोरेंट्स में अक्सर खाता है क्योंकि उसे कुकिंग जो नहीं आती, यहाँ तक कि चावल भी सही से नहीं पका पाता। इससे योई को याद आता है कि वो अकेला रहता है और वो कुछ और भी पूछने वाली होती है कि तभी सान और केंटारो उन्हें देख लेते हैं और ग्रीट करते हैं। अंदर आते ही वो कोहाकू को टीज करते हैं और पूछते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि केंटारो योई से बात करना चाहता था, कोहाकू मना कर देता है, जिससे योई सरप्राइज हो जाती है। जब सान केंटारो को ले जाता है, योई अभी भी कोहाकू की बात पर सोच रही होती है। फिर सान उससे उस स्नैक्स के लिए माफी मांगता है जो उसने खा गए थे, जो कोहाकू ने उसके लिए खरीदे थे। योई फिर से सरप्राइज हो जाती है जब उसे पता चलता है कि कोहाकू ने उसके लिए कुछ खरीदा था। वहीं कोहाकू तो उनका मोमेंट खराब करने के लिए इरिटेटेड लगता है। थोड़ी देर बाद उनका खाना सर्व होता है और योई की आंखें उसके सामने रखे प्लेट को देख करके चमक उठती है, पर वो अभी भी उसके दोस्तों के देखे जाने से सेल्फ कॉन्शियस महसूस कर रही थी। ये देख करके कोहाकू उसके पास आके बैठ जाता है और उनका विजन ब्लॉक कर देता है, कहते हुए कि शर्म नहीं आती, भूखी बच्ची को खाते हुए देखते हो। वहीं योई तो उसके इतने करीब होने से ओवरवेल्ड महसूस कर रही थी। कोहाकू पूछता है कि क्या वो ठीक है। वो कहती है ठीक है, लेकिन मानती है कि थोड़ी नर्वस है क्योंकि उसे किसी लड़के के इतने करीब रहने की आदत नहीं है। ये कहकर वो शर्मिंदा महसूस करती है, लेकिन कोहाकू मानता है कि वो भी थोड़ा नर्वस है। आराम से वो टेबल के नीचे उसका हाथ पकड़ लेता है। उस वक्त 2 लड़कियां रेस्टोरेंट में आती हैं और उनके बारे में गॉसिप करने लगती हैं। समझती हैं कि वो गे कपल्स हैं, जिससे घबरा करके योई तुरंत अपना हाथ खींच लेती है और अपना चेहरा भी मोड़ लेती। कहती है खाना ठंडा हो जाएगा। खाने के बाद वो साथ घर चलने लगते हैं। कोहाकू जोइजा प्लेस पर छोटी बात करने की कोशिश करता है और योई पहले जवाब देती है, लेकिन उसके ख्याल तुरंत कहीं और चले जाते हैं। वो जानती है रेस्टोरेंट में जो उसने किया उससे उनका रिश्ता टेंस हो सकता है। फिर भी कोहाकू बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रहा है। वो सोचती है कि शायद वो ही ज्यादा सोच रही है। कोहाकू मुड़कर उसका सामना करता है और मानता है कि कल उसने जो कहा था तब से वो अपने फीलिंग्स के बारे में सोच रहा है। वो थोड़ा शर्माते हुए कहता है कि वो खुद अपने फीलिंग्स को लेकर के श्योर नहीं है और उससे माफी मांगता है। योई यहाँ उसकी तरफ देखने से मना करती है। उसके चेहरे पर हल्की सी उदासी थी क्योंकि उसे पता था कि कोहाकू ऐसा क्यों महसूस कर रहा है। अचानक कोहाकू उसके करीब आता है और पूछता है कि क्या वो कुछ कर सकता है। वो झुकता है जब तक उनके होंठ लगभग टच नहीं करते। उसे हैरानी होती है कि योई पीछे नहीं हटी। बिल्कुल पास आके वो रुक कर फिर पूछता है क्या वो सच में श्योर है। तब योई को समझ आता है कि क्या चल रहा है। वो उसे धक्का देती है और जल्दी से अपना मुंह ढक लेती है। कोहाकू गलत समझाता है कि वो जोइजा खाने के बाद उसकी सांस से परेशान है। अभी भी जो होने वाला था उसे ठीक करते हुए योई कोहाकू का दिया गम ले लेती है। फिर वो अपना हाथ बढ़ाता है, सजेस्ट करता है कि बाकी रास्ता साथ चल करके घर जाएं। मानता है रेस्टोरेंट में उसका हाथ पकड़ना उसे पसंद आया। अपनी असली फीलिंग छुपाने के लिए योई एनॉयड होने का नाटक करती है। याद दिलाती है कि एक्सपेरिमेंट में ज्यादा रोमांटिक चीजें नहीं करनी थी। कोहाकू पॉइंट करता है कि अभी वो उसे लगभग किस करने देने ही वाली थी, जिस पर योई पलट कर कहती है कि वो बस सिर्फ शॉक्ड में फ्रीज हो गई थी। फिर वो कंप्लेन करती है कि जब वो अपनी फीलिंग्स श्योर नहीं है तो उसका हाथ पकड़ना बेकार है। कोहाकू समझाता है कि इसलिए तो वो उसके साथ अलग अलग चीजें ट्राई करके अपने इमोशंस टेस्ट को और समझना चाहता है, क्योंकि ये उसका पहला नॉन रोमांटिक रिलेशनशिप है। योई अब तक की सब बातें याद करती है और रियलाइज करती है कि उसके लिए ये तो कभी नॉन रोमांटिक लगा ही नहीं। वो अपना हाथ साफ करता है और फिर कोशिश करता है, प्रॉमिस करता है कि अगर वो मना करेगी तो वो जबरदस्ती नहीं करेगा। सीधा मना करने की बजाय योई फिर से कहती है कि ये सही में ऐसा लग रहा है जैसे 2 लड़के डेट कर रहे हो। कोहाकू उसकी कलाई नरमी से पकड़कर कहता है कि उसे दूसरों की सोच की परवाह नहीं है। वो हाथ पकड़कर घर चलने लगते हैं। योई नोटिस करती है कोहाकू का हाथ कितना वार्म है और सोचने लगती है कि क्या बाकी चीज भी इतनी ही वार्म होगी। बाद में नहाते वक्त योई अपने फीलिंग्स पर सोचती है। पहले वो उससे नफरत करती थी, अब धीरे धीरे उसकी मौजूदगी पसंद करने लगी है। फिर भी एक बात पक्की है कि वो चाहती है कोहाकू उससे प्यार करे।
और खुलकर बोले। वो जानती है कि ये सेल्फिश डिजायर है, पर यही सच है। जब वो नहाकर बाहर आती है, उसकी बहन उसे नोटिस करती है, आवाज देने की कोशिश करती है, लेकिन योई ख्यालों में गुम थी। सोच रही थी कि उसे मैसेज करे या नहीं। उसकी सिस्टर पूछती है क्या उसका बॉयफ्रेंड बना है, जिससे योई का फोन अचानक से गिर जाता है। वो जल्दी से कहती है कि हम अभी कोई ऑफिशियल नहीं है। सिस्टर मुस्कुराती है और कहती है कि उसे पहले से लग रहा था कि कुछ तो अलग है। नोट करती है कि तुम्हारा एक्सप्रेशन काफी नरम हो गया है आजकल। योई सोचती है कि क्या उसके दोस्त भी ये नोटिस किए होंगे। उसकी सिस्टर करीब आकर पूछती है कि वो कैसा लड़का है। योई बेसिकली बताती है जैसे वो उससे 1 साल बड़ा है और उसका निकनेम भी स्कूल में प्रिंस है। सिस्टर हैरान होती है कि एक लड़के को ये टाइटल मिलना, जरूर वो कोई जेंटलमैन होगा। वो कंक्लूड करती है कि एक तमीजदार प्रिंस उसके लिए एक अच्छा मैच होगा और उसे तुम पसंद हो, यानी उसका लड़कियों में भी टेस्ट काफी अच्छा है। योई यहाँ कहती है नहीं, पर मानती है कि उसे कोहाको बिल्कुल प्रिंस जैसा नहीं लगता। इसी दौरान इधर कोहाको योई के ओल्ड चैट्स पढ़ रहा होता है और याद करता है कि वो लगभग उसे किस करने ही वाला था। ये सोच के वो मुस्कुराता है कि योई ने उसे रोका नहीं और वो तो उसे बिना हिचकिचाहट किस कर देता। अगले दिन लॉकर रूम में कोहाको और उसके फ्रेंड्स योई को देखते हैं। सान सबसे पहले उसे ग्रीट करता है, लेकिन यहाँ कोहाको भी था और वो अभी उसे फेस करना सही नहीं समझती। वो कुछ करना है का बहाना बनाती है और जल्दी से निकल जाती है, जिससे सान और केंटारो हैरान हो जाते हैं। बाद में योई स्कूल में संभल कर चलती है कि उसे कोहाको न दिख जाए और वो उसका बिहेवियर नोटिस कर लेता है। उसे पकड़ लेता है और पूछता है क्या वो उसे अवॉइड कर रही है। योई नहीं बताती कि वो अभी उसका सामना नहीं कर सकती। जब वो अपने ख्यालों में उलझी होती है, कोहाको उसकी गर्दन से कुछ निकालने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन योई रिफ्लेक्स से उसका हाथ हटा देती है। वो दिखाता है कि वो सिर्फ एक टूटी हुई बाल थे और योई अपनी रिएक्शन से शर्मिंदा हो जाती है। कोहाको पूछता है क्या उसने सोचा वो उसे फिर से किस करेगा। वो कहता है कि रिलैक्स रहा करे, क्योंकि वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा जो वो नहीं चाहती। ये सुनकर योई स्टन्ड हो जाती है, क्योंकि वो एक्चुअली श्योर नहीं है कि अगर वो उसे किस करे भी तो उसे बुरा लगेगा या नहीं। जब उसे एहसास होता है वो पूरी तरह से इस ख्याल के खिलाफ भी नहीं है, वो उसे रोकने के लिए हाथ बढ़ाती है जब वो जाने वाला होता है और कुछ कहना चाहती थी, लेकिन अचानक उसकी दोस्त उसे बुला लेती है। वो जल्दी से बहाना बनाकर उनकी तरफ भाग जाती है। कोटा के पास पहुंचते ही वो उसकी बाहों में गिर जाती है, जिससे उन्हें लगता है कि शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं है। योई अपने फीलिंग्स से परेशान हो जाती है। उसने पहले कभी इतनी तेज उम्मीद की लहर अपने अंदर नहीं महसूस की थी और ये चीज अब उसे बेचैन करता है, क्योंकि वो उसे प्यार नहीं करना चाहती। उधर कोहाको भी हिला हुआ है। उसका दिल तेज धड़कता है क्योंकि योई ने उसे उस उम्मीद भरी नजर से देखा। हैरान होता है कि योई उस पर इतना असर कर सकती है। शाम को तकुदो नाम का एक स्टूडेंट योई के रेस्टोरेंट पर पार्ट टाइम जॉब के लिए कॉल करता है। बास्केटबॉल क्लास में योई अपने स्किल्स से सब लड़कियों को इम्प्रेस करती है। उसके फ्रेंड्स मजाक करते हैं कि उसके अंदर की प्रिंस की पावर फुल्ली एक्टिवेट हो गई है। पूरे दिन वो नोटिस करते हैं कि योई अपने प्रिंस रोल में यूजुअल से भी ज्यादा परफेक्ट लग रही है, इतना कि लगता है उसके दिमाग में कुछ चल रहा है। लंच पर जब योई ड्रिंक लेने लाइन में खड़ी होती है, उसके फ्रेंड्स पूछती हैं क्या बात है। योई पहले कंफ्यूज होती है, तभी एक स्टूडेंट को जोइजा बोलते सुनती है। ये शब्द तुरंत उसे कोहाको के साथ वाले ऑलमोस्ट किस की याद दिलाता है और वो तुरंत निकल जाती है। अब उनकी दोस्त पक्का मान लेती हैं कि कुछ तो हुआ है। वो कोर्टयार्ड में पहुंचती है, जहां कुछ लड़कियां शटल कॉक निकालने में स्ट्रगल कर रही थी। योई आसानी से हाथ बढ़ाकर निकाल देती है। इस प्रिंसली एक्ट से पास के स्टूडेंट्स का ध्यान उस पर जाता है और वो गॉसिप करते हैं, खास करके उसके लड़के जैसे अपीयरेंस पर। कुछ पल के लिए योई को नॉर्मल महसूस होता है, लेकिन जब वो कोहाको के बारे में बातें सुनती है तो फिर से शर्माने लगती है। समझ जाती है कि उससे मिलने के बाद उसके अंदर कुछ बदल गया है। वो हल्का सा अपने सर पर मारकर ख्याल भगाने की कोशिश करती है। इतना तक चाहती है कि उसकी यादें भी उसके दिमाग से मिटा दे। इस दौरान कोहाको रूफटॉप पर फ्रेंड्स के साथ लंच कर रहा होता है। वो सोचते हैं कि वो आज योई को परेशान करने क्यों नहीं गया और अंदाजा लगाते हैं कि उसने फिर कुछ गलत किया होगा। कोहाको कहता है कि मुझे नहीं पता मेरी प्रेजेंस उसे अपसेट करती है या नहीं। वो उनकी लास्ट मीटिंग याद करता है और सोचता है कि अगर उसने खुद को रोका ना होता तो क्या होता। उसे समझ आता है कि पहली बार कोई इतनी देर तक उसके दिमाग में बसा है। वो सोचता है कि उसे पहले डेटिंग कितनी सिंपल लगती थी, ब्रेकअप्स के बाद भी वो जल्दी आगे बढ़ जाता या उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाता, लेकिन योई के साथ वो अजीब सी सेंटिमेंटल फीलिंग्स महसूस करता है। सोचते सोचते वो एक्साइटेड सा हो जाता है। तभी उसके दोस्त याद दिलाते हैं कि अबे लंच ब्रेक खत्म होने वाला है। स्कूल खत्म होने तक कोटा थोड़ी डिसअपॉइंटेड लगती है कि आज कोहाको नहीं आया, लेकिन योई कहती है कि ये अच्छी बात ही है। नोबेरा पॉइंट करती है कि ये कोहाको के आसपास कम प्रिंसली एक्ट करती है। वो समझ जाते हैं कि आज इसका एक्स्ट्रा प्रिंस बिहेवियर इसीलिए था क्योंकि कोहाको नहीं था, वरना उसकी प्रेजेंस में वो ज्यादा गर्ली हो जाती है। योई उन्हें झाड़ देती है, जो उसे भी हैरान करता है। वो जल्दी से माफी मांगती है अपने दोस्तों से और वो भी अपनी लाइन क्रॉस करने पर माफी मांगते हैं। वो चुपचाप अकेली घर चलती है, सोचते हुए कि उसने ऐसा रिएक्ट इसीलिए किया क्योंकि उसे गर्ली बुलाए जाने का आदत नहीं है।
प्रिंस के अलावा कुछ और बुलाए जाना अचानक अब उसे शर्मिंदा और अजीब लगता है। वो खुद से मानती है कि कल वो चाहती थी कोहाको कुछ करे, फिर तुरंत अपने सर पर मारकर ख्याल हटा देती है। वो अपनी बड़ी बहन की बात याद करती है कि कोई उससे ज्यादा प्रिंस जैसा उसके लिए अच्छा मैच हो सकता है और सोचती है कि क्या ये पॉसिबल हो सकता है। फिर भी ये भी तो पहली बार है जब किसी लड़के ने उसमें इंटरेस्ट दिखाया है, तो शायद वो ऐसा इसलिए भी महसूस कर रही हो क्योंकि वो उसके लिए अवेलेबल रहता है। अगर ऐसा है तो शायद जो भी उसके में इंटरेस्ट दिखाएगा वो उसके साथ भी ठीक रहेगी, जरूरी नहीं कि वो कोहाको का साथी हो। अचानक टकुडो करी रेस्टोरेंट से बाहर निकलता है। दोनों की नजरें एक पल के लिए मिलती हैं, फिर वो झुक करके ग्रीटिंग एक्सचेंज करते हैं। टकुडो फिर दूसरी तरफ चला जाता है। योई सोचती है कि क्या वो इस लड़के को कहीं देख चुकी है। अगला दिन लाइब्रेरी में क्लास के लिए पढ़ते वक्त योई के फ्रेंड्स स्कूल के बारे में हैंगआउट की बात करते हैं। योई मना करती है, समझाती है कि वो काम में एक्स्ट्रा टाइम निकालती है ताकि बिजी और डिस्ट्रैक्टेड रहे। थोड़ी देर बाद एक टीचर लाइब्रेरियन से पूछता है कि क्या उसकी क्लास भी लाइब्रेरी यूज कर सकती है। परमिशन मिलते ही स्टूडेंट्स में एक्साइटमेंट फैल जाती है जब वो देखते हैं कि ये कोहाको की क्लास है। कोहाको तुरंत योई को देख लेता है और दोनों की नजरें एक पल के लिए मिलती हैं। फिर योई जल्दी से नजर हटा लेती है। उसके फ्रेंड्स उसे छेड़ते हैं। इधर कोहाको के दोस्त भी उसे इतने टाइम बाद योई को देखने पर टीज करते हैं। सान कोहाको से कहता है जाके उससे बात करे, लेकिन कोहाको कहता है कि वो उसे पढ़ते हुए डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। जब वो आगे बढ़ता है योई उसकी तरफ देखती है और उसे अजीब लगता है कि वो अब पास आने के बहाने नहीं ढूंढता। वो खुद को फोकस करने को कहती है, याद दिलाती है कि रूल उसने खुद ही बनाए थे कि स्कूल में डिस्टर्ब ना करे। फिर भी उसके मन में हल्की सी उदासी तो महसूस होती है। योई अपना चेहरा नोट्स के पीछे छुपाती है ताकि चोरी से फिर से कोहाको को देख सके। जब उसका दिमाग फीलिंग्स में उलझ जाता है, उसकी फ्रेंड्स नोटिस करती हैं पर कुछ नहीं पूछती। वो फिर से देखती है और इस बार वो उसे देखते पकड़ लेता है। वो जल्दी से मुड़ जाती है और देखती है कि कोहाको ने मैसेज भेजा है। मैसेज खोलकर पढ़ती है तो उसने पूछा था कि क्या वो ठीक है। वो फिर उसकी तरफ देखती है और वो उसकी तरफ मुड़कर हल्की सी मुस्कान देता है। वो रिप्लाई करती है कि बस उसकी प्रेजेंस से डिस्ट्रैक्ट हो रही है। फिर जल्दी से ऐड करती है कि ऐसा लग रहा है जैसे मेरे कोई पेरेंट्स आ गए हों। उसका ये रिप्लाई पढ़कर वो जोर से हंस पड़ता है। टीचर उसे साइलेंस बोलते हैं और वो खुद को संभाल करके टेक्स्ट करता है कि उसे हंसाना बंद करे। जब वो मुस्कुराने लगती है, वो बाद में डेट पर बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो रिप्लाई करती है कि उसे काम है और बात खत्म हो जाती है। कुछ देर बाद योई की क्लास डिसमिस होती है और वो लाइब्रेरी से निकलते हैं। वो दरवाजे के पास एक पल रुकती है। जब कोहाको नोटिस करता है, वो हल्का सा वेव करके बाहर निकल जाती है। कोहाको हैरान लगता है, लेकिन केंटारो का रिएक्शन सबसे ज्यादा शॉकिंग होता है और वो तो शर्माने ही लगा था। कोहाको उसे जोर से डांटता है कि साले वो मेरे लिए था, जो चीज बाहर से योई और उसके दोस्त भी सुन लेती हैं। योई मुड़कर देखती है और कोहाको को मुस्कुराते पकड़ लेती है, जो चुपचाप इशारों में कहता है कि फिर कभी बाहर जाएंगे। योई हैरान रह जाती है और उसके सीने में गर्माहट फैलती है। वो मानती है कि उसे कोहाको की मीठी स्माइल पसंद है। स्कूल के बाद घर जाते वक्त योई उसके चैट्स चेक करती है। लाइब्रेरी के बाद उसने कांटेक्ट नहीं किया। वो याद करती है कि उसने डेट को पूछा था, तो सोचती है कि वो उसे कहाँ ले जाना चाहता था। उसके ख्याल कोहाको पर चल रहे होते हैं कि तभी वो ट्रेन में फिर से एक परेशान लड़की को नोटिस करती है। वो पास जाने वाली होती है, लेकिन एक लड़का पहले पहुंच जाता है उसे कंफर्ट करने। वो गौर से देखती है और समझती है कि ये तो वही है जो उसकी फैमिली के करी रेस्टोरेंट आया था। ट्रेन से उतरते वक्त तकुदो फिर से वही स्टेशन पर उतरता है और वो देखती है कि वो फिर से उसके फैमिली रेस्टोरेंट की तरफ ही जा रहा है। दरवाजा खोलते ही योई के फादर उसे ग्रीट करते हैं, लेकिन हैरान होते हैं जब योई को तकुदो के पीछे देखते हैं। तकुदो मुड़कर योई को घबराहट में ग्रीटिंग देते देखता है। सब सेटल होने के बाद फादर अभी तक ना बताने पर माफी मांगते हैं और फॉर्मली इंट्रोड्यूस करते हैं कि तकुदो उनका नया पार्ट टाइमर ज्वाइन हुआ है। योई और उसके फादर दोनों एक पल के लिए उसकी प्रेजेंस से प्रभावित होते हैं जब वो अदब से झुक करके उसे जॉब देने के लिए थैंक्स कहता है। काम शुरू होता है और तकुदो आसानी से कस्टमर्स को चार्म करता है। रेगुलर्स मजाक बनाते हैं कि फादर आइडल एजेंसी शुरू कर रहे हैं क्या, क्योंकि अब तो दो हैंडसम सर्वर्स हो गए हैं। वो नोट करते हैं कि तकुदो अपने सरनेम पर खड़ा उतरता है, जिसका मतलब भी जापानीज में प्रिंस होता है। योई उसे गौर से देखती है और सच में वो कोहाको से ज्यादा ट्रेडिशनल प्रिंस जैसा लगता है। फिर वो देखती है कि तकुदो लड़कियों की टेबल पर ड्रिंक्स लाना भूल गया। कंप्लेन शुरू होने से पहले योई खुद सर्व करती है और उनका तुरंत दिल जीत लेती है। तकुदो माफी मांगता है, लेकिन लड़कियां बोल पड़ती हैं कि वो और योई साथ अच्छे लगते हैं। मजाक में कहती हैं कि जैसे दो प्रिंस सर्व कर रहे हैं उन्हें। योई कॉम्प्लीमेंट से स्मूथली हैंडल करती है, जबकि तकुदो चुपचाप उसे ऑब्जर्व करता रहता है।
बाद में सप्लाई रूम में तकुदो योई के पास आता है और उसके निकनेम के बारे में पूछता है। वो बताती है कि लोग अक्सर उसकी मैस्कुलिन अपीयरेंस की वजह से उसे लड़का समझ लेते हैं। तकुदो कहता है कि वो समझ सकता है क्योंकि लोग अक्सर उसे भी उसके लास्ट नेम पर चिढ़ाते हैं और उससे डिपेंडेबल होने की उम्मीद रखते हैं। इसी वजह से प्रिंस का निकनेम उसके लिए प्रॉब्लम बन गया क्योंकि वो भी काफी गलतियां करता है। योई कहती है ऐसा नहीं है, वो सच में अपने नाम जैसा ही है। उसे याद दिलाती है कि उसने पहले उसे एक लड़की को बचाते हुए भी देखा था जब एक आदमी उसे छेड़ रहा था। तकुदो उसकी बात से हैरान रह जाता है कि उसने ये नोटिस किया। अचानक वो कहता है कि उसने हमेशा उसे प्रिटी गर्ल समझा है, प्रिंस नहीं। योई एक पल के लिए फ्रीज हो जाती है क्योंकि इस वर्ड से उसे कोहाको की पहली मुलाकात वाली खूबसूरत वाली बात याद आ गई और उसका चेहरा गर्म हो जाता है। तकुदो घबरा जाता है सोच करके कि शायद उसने उसे ऑफेंड कर दिया और जल्दी समझाता है कि दरअसल वो ऑल बॉयज स्कूल से आया है, इसलिए लड़कियों को पहचानने की आदत है उसे। शर्माते हुए योई कहती है कि उसे कॉम्प्लीमेंट बुरा नहीं लगा क्योंकि वो अपने दिमाग में इस कॉम्प्लीमेंट को कोहाको के कॉम्प्लीमेंट से रिलेट कर रही होती है। उधर कोहाको अपने मेन हाउस लौट आता है जिस पर उसकी माँ हैरान होती है क्योंकि वो इतनी जल्दी वापस आने की उम्मीद नहीं की थी। वो बताता है कि मैं सिर्फ कुछ कपड़े लेने आया हूँ। माँ उसे डिजाइनर कपड़ों के बैग्स देती हैं जो उसके अंकल जी ने भेजे हैं। कोहाको थोड़ा अनईजी होता है पर माँ कहती है अंकल जी ने बड़े प्यार से भेजे, बेटे देख तो ले। वो उधर बोल रही थी और इधर कोहाको जल्दी से सब पैक करके निकल जाता है। ऐसा तो मैं करता हूँ। दूसरे घर जाने से पहले वो कन्वीनियंस स्टोर रुकता है जहाँ कुछ लड़कियों को अपने बारे में बात करते सुनता है। अचानक उनके पास आकर कहता है हाँ मेरे दद्दू को रॉयल्टी मिलता है क्योंकि वो थॉमस एडिसन के खानदान से है, इसलिए बहुत अमीर है। लड़कियाँ कंफ्यूज होकर के देखती हैं तो वो हंसी में बोलता है अरे मजाक था भाई, मजाक। गुस्सा होने की जगह लड़कियां उसकी हैंडसम स्माइल पर फिदा हो जाती हैं। वो हल्का सा उनके कंधे पर थपकी देकर कहता है रूमर्स में पढ़ने के बजाय पढ़ाई पर ध्यान दो। उसके जाने के बाद वो एक्साइटेड हो जाती हैं कि कोई इतना कूल कैसे हो सकता है। घर जाते हुए उसे सब कुछ बेजान सा लगने लगता है। वो अपने पास्ट के बारे में सोचता है और अब योई के बिना उसे दुनिया बेरंग लगने लगती है। तभी वो अचानक से सामने आ जाती है तो उसे ऐसा लगता है कि उसके नाम का लगाया हुआ गुलाब फिर से खिल उठा है। वो उसे स्नैक्स ऑफर करता है और पता चलता है कि वो अभी शिफ्ट खत्म करके आई है। सांस चलते हुए कोहाको बताता है कि पहली मुलाकात में भी वो यही स्नैक्स खा रहा था। योई हैरान होती है कि उसे इतनी छोटी सी बात याद है। वो कहता है कि मैं भूल कैसे सकता हूँ, उस दिन तुम मुझे मिस्टीरियस जो लगी थी। योई तुरंत बोलती है कि मिस्टीरियस वो तो तुम हो, पता नहीं कितने राज छुपा रखे हैं तुमने। कोहाको कहता है मैं तो हमेशा से ऐसा ही हूँ और मुझे तो यकीन नहीं होता कि तुम्हें डेट कर रहा हूँ। योई सोचती है कि ये लाइन तो मेरी होनी चाहिए थी। चलते हुए एक तेज गाड़ी गुजरती है और उनके हाथ लगभग टकरा जाते हैं। योई सोचती है कि क्या हाथ पकड़ें, पर डिसाइड करने से पहले ही कोहाको उसकी उंगलियां पकड़ लेता है। फिर वो उसे लोकल समर फेस्टिवल चलने को कहता है और वो हाथ संभालते हुए मान जाती है। कोहाको खुश होकर कहता है तो फिर युकाता पहनना। वो सीधा मना करती है क्योंकि उसके पास नहीं है। कोहाको फोन पर ऑप्शंस देखने लगता है तो योई उसका फोन छीनने बढ़ती है, पर कोहाको उसका हाथ पकड़ कहता है अच्छा ठीक है, तुम जो भी पहनो अच्छी ही लगोगी। योई कहती है कि तुम बहुत बड़े फ्लर्टबाज हो और दोनों ऐसे ही हंसी मजाक में झगड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। योई इस सोच में होती है कि उसे फेस्टिवल में क्या पहनना चाहिए और ये भी कि क्या ये हमारा एक्सपेरिमेंट हमेशा नहीं चल सकता। वो सोचती है कि खत्म होने पर क्या होगा। सीन शिफ्ट होता है जहाँ वो अपनी दोस्त को फेस्टिवल प्लान बताती है। पहले शॉक्ड होते हैं पर फिर खुश हो जाते हैं। वो उन्हें साथ चलने बुलाती है पर वो मना करके कहते हैं कि फेस्टिवल सिर्फ उसके और उसके बॉयफ्रेंड का होना चाहिए। फिर याद दिलाते हैं कि तेरा ट्रायल डेटिंग भी तो खत्म होने वाला है ना, और अब उसे डिसाइड करना होगा कि आगे क्या करना है। उधर कोहाको और उसके दोस्त पी से ब्रेक लेते हैं और अपने फेस्टिवल प्लान्स डिस्कस करते हैं। कोहाको कैजुअली कहता है कि वो योई के साथ जा रहा है। केंतारो थोड़ा उदास होता है और सान बोलता है कि तेरा ट्रायल पीरियड खत्म होने वाला है, क्या सोचा है तूने। कोहाको कहता है कि मैं प्रेजेंट में जीने वाला लड़का हूँ। केंतारो मजाक में बोलता है कि योई को आजकल ज्यादा लड़के नोटिस करने लगे हैं, कहीं कोई उसे चुरा न ले जाए। फिर वो खुद ही हंसकर मजाक बना देता है, लेकिन कोहाको उसे एक नजर देखता है, फिर उसे पकड़ के स्ट्रेचिंग कराने लगता है। बाद में उस शाम रेस्टोरेंट में योई के फादर देखते हैं कस्टमर कम है तो उसे और तकुदो को बोलते हैं जाके खाना खा ले। वो बैठकर स्टाफ मील खाते हैं, एक स्पेशल कड़ी जो सिर्फ उनके लिए बनी थी। तकुदो खुशी से कहता है कि वो यहाँ की कड़ी खाने से कभी नहीं थकता। आगे कहता है कि वैसे फ्री में खाना मिलना ये भी एक बड़ी वजह थी इस जॉब की। खाते वक्त वो ड्रिंक नोटिस करता है और पूछता है ये क्या है। योई बोलती है कि ये लस्सी है। तकुदो फिर पूछता है कि क्या उसे स्वीट्स पसंद है। योई आदत से मजबूर मना करने वाली होती है, लेकिन फिर याद करती है कि कोहाको ने उसे रियलाइज करवाया था कि वो स्वीट्स लवर है, तो ऑकवर्डली कहती है कि हाँ अभी रिसेंटली ही उसे स्वीट्स पसंद आने लगे हैं। तकुदो कहता है रिसेंटली, और उसे इंटरेस्टिंग बोल करके फिर खाने लगता है। छोटी सी चुप्पी के बाद योई शर्माते हुए पूछती है कि क्या युकाता में लड़कियों को देखना लड़कों को पसंद होता है। तकुदो इससे हैरान होता है।
यूई जल्दी से कवर करती है कि असल में उसकी एक दोस्त अपने लुक को लेके परेशान है। तकुदो सोचकर ईमानदारी से जवाब देता है कि उसे तो पर्सनली खुशी होगी अगर कोई लड़की फेस्टिवल में उसके लिए ऐसे रेडी हो, और ज्यादातर लड़के भी ऐसा ही महसूस करेंगे क्योंकि इसे पहनने में लगा एफर्ट ही इस ड्रेस को खास बनाता है। हल्का सा शर्मा कर यूई उसे ऑनेस्ट होने के लिए थैंक्स बोलती है और कहती है कि वो अपने फ्रेंड को ये एडवाइस दे देगी। तकुदो मौका लेकर पूछता है कि क्या वो किसी के साथ समर फेस्टिवल जाने वाली है, और यूई हैरान होकर के उसकी तरफ मुड़ती है, पर जवाब से पहले ही उसके फादर लौट आते हैं और दोनों चौंक गए थे। वो अंदर ही अंदर इंटरप्शन के लिए शुक्रगुजार होती है। फादर बोलते हैं कि देखो तो मैं कुछ कस्टमर्स भी साथ लाया हूँ। यूई की हैरानी के लिए ये कोहाकू और उसके दोस्त होते हैं। वो पूछती है कि वो यहाँ क्यों है। कोहाकू कैजुअली कहता है कि अरे केंतारो को यहाँ की कड़ी खाने की तलब उठ रही थी। हालांकि उसे तो लगा ही था कि उसके इस टाइम आने पे वो अपसेट हो सकती है। फिर वो तकुदो को देखकर पास आता है और पूछता है कि ये हैंडसम लड़के बीटीएस छोड़कर वेटर का काम कब से करने लगे। यूई तुरंत कोहाकू को डांटती है और बताती है कि वो नया पार्ट टाइमर ज्वाइन हुआ है। फिर तकुदो को काउंटर के पीछे ले जाती है। कोहाकू के फ्रेंड्स उसके कंधे पर हाथ रख के ड्रामा में कहते हैं ये इश्क नहीं आसान, और फिर सीट्स पर चले जाते हैं। कोहाकू पहले इग्नोर करता है, पर उसका यहाँ होना उसे सच में चुभ रही थी, क्योंकि पहले भी उसने विंडो से तकुदो को देखा था और यूई को उससे बात करते हुए अजीब शर्मीली और खुश नोटिस किया था। जब यूई ऑर्डर लेने आती है, कोहाकू उसे एक टक घूरता रहता है। वो पूछती है पगला गए हो का? वो हल्का सा कहता है कि वो इतनी खूबसूरत है कि ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है। इससे सिर्फ यूई ही नहीं लगभग सब चौंक जाते हैं। बाद में किचन में ऑर्डर देते वक्त तकुदो उसके कान के पास कुछ देखता है। यूई ढूंढती रहती है कि वो किधर बोल रहा है, तो तकुदो खुद हाथ बढ़ा करके हल्का सा साफ करता है। दोनों समझते हैं कि शायद खाते वक्त लगा होगा। उनका ये नेचुरल सिंक देखकर कोहाकू को अजीब सी बेचैनी होने लगती है, तो वो अपना पानी का गिलास गिरा देता है ताकि उनकी बातें रुक जाएं। यूई साफ करने दौड़ती है और तकुदो टेंशन महसूस करता है। जब यूई झुकती है, कोहाकू उसका हाथ पकड़कर धीरे से मानता है कि उसने ये जानबूझकर किया। यूई सख्त चेहरे के पीछे अपनी ब्लशिंग छुपाती है, कहती है बाहर आओ, तुमसे कुछ बात करनी है। बाहर वो पूछती है कि क्या था ये सब, रेस्टोरेंट से बैन होना चाहते हो क्या? कोहाकू नजर चुराकर हल्का सा सॉरी बोलता है, जिससे वो और चिढ़ जाती है। वो कैजुअली कहता है कि देखा नहीं तुमने वो कितना हैंडसम है। यूई हैरान होकर पूछती है तो? वो कहता है नहीं, बस मैं अपनी ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ। वो हल्का सा उसे पूछने की कोशिश करता है कि वैसे क्या बात हो रही थी, पर यूई कुछ नहीं बताती, उल्टा कहती है कि ये अजीब बिहेव करना बंद करो। तब फाइनली वो कहता है कि वो जेलस है और उसके सर पर हल्का सा टपली मार के चला जाता है। अंदर जाकर बाथरूम में घुसता है और अपना सारा फ्रस्ट्रेशन निकालता है अपनी सिचुएशन और खुद पर। बाहर यूई जम सी जाती है और धीरे से दीवार से फिसल कर बैठ गई थी। जब उसे बात समझ आती है, काम पर लौटकर वो कंसंट्रेट नहीं कर पाती। उसकी नजर बार बार कोहाकू पर जाती है, जो दोस्तों से नॉर्मल बात कर रहा था, लेकिन खाते हुए वो आज उसे एक भी बार नहीं देखा, और ये चीज उसे बेचैन करने लगती है। फादर उसे आवाज देते हैं और वो ख्यालों से बाहर आती है। चौंक कर वो साफ कर रही गिलास गिरा देती है, लेकिन तकुदो जल्दी से पकड़ लेता है। वो शायद उससे कुछ बात शुरू करता पूछने के लिए, पर यूई यहाँ ज्यादा सेल्फ कॉन्शियस महसूस करती है। डर रही थी कि कोहाकू फिर से सुनकर कोई तमाशा न शुरू कर दे। अचानक कोहाकू खड़ा होता है और अपने दोस्तों से कहता है चलो निकलते हैं, वैसे भी खाना खत्म हो गया। जब वो निकलते हैं, यूई तुरंत उनके पीछे दौड़ पड़ती है। पकड़ने के बाद वो आवाज लगा करके झुककर फॉर्मली उन्हें रेस्टोरेंट में खाने के लिए थैंक्स बोलती है। कोहाकू बस हाथ उठा करके कैजुअल गुड बाय करता है और केंतारो और सान भी थोड़ी ऑकवर्डली फेयरवेल देते हैं, जिससे यूई बीच सड़क पर अकेली खड़ी कंफ्यूज्ड रह जाती है। आगे कोहाकू और उसके दोस्त डेजर्ट के लिए कन्वीनियंस स्टोर रुकते हैं। केंतारो कहता है तो रेस्टोरेंट में यूई के साथ थोड़ा कोल्ड नहीं था? सान भी एग्री करता है और वो दोनों गेस करते हैं कि शायद इसीलिए क्योंकि वो जेलस था। केंतारो और चिढ़ाता है जब तक कोहाकू अचानक उसका हाथ पकड़ कहता है अब बस कर। कोहाकू काउंटर पर पे करने चला जाता है। केंतारो और सान उसकी तरफ देखते हैं। उन्हें कभी लगा नहीं था कि कोहाकू जैसा लड़का भी गुस्सा या जेलस होता होगा। उस रात यूई अपने और कोहाकू के साथ के मैसेजेस स्क्रॉल कर रही होती है, सोचते हुए कि यहाँ हमारी कन्वर्सेशन कितनी अच्छी होती है, आज वाले दिन के बिल्कुल अपोजिट। वो सोचती है कि शायद मुझे उससे कुछ कहना चाहिए था, पर वो उसकी जेलसी से इतनी चौंक गई थी कि सही से रिप्लाई भी नहीं कर पाई। उसकी सिस्टर घर आती है और अंधेरे लिविंग रूम में उसे अकेला बैठा देख करके हैरान होती है। लाइट ऑन करके कैजुअली पूछती है क्या उसका बॉयफ्रेंड तकुदो है। यूई तुरंत मना करती है। सिस्टर कहती है कि मैंने बस एज्यूम किया था क्योंकि तुमने कहा था कि वो प्रिंस कहलाता है और तकुदो का सरनेम भी प्रिंस जैसा है। चिढ़कर यूई कहती है कि मेरा वो जो भी है बॉयफ्रेंड नहीं है, हम ऑफिशियली डेट भी नहीं कर रहे हैं क्योंकि मैं उस पर पूरा भरोसा नहीं करती। वो कोहाकू स्विफ्टली पर्सनालिटी वाला है, बिल्कुल जैसे कोई लोमड़ी।
सिस्टर कंफ्यूज होती हैं कि तुमने तो बोला था इंसान है। यूई कहती है दिमाग खराब मत करो, अभी हम दोनों को अपनी फीलिंग्स का पता नहीं है। कहती है कि कोहाकू प्यार बोलता है इसे, पर हमेशा मेरे लुक्स के अराउंड तारीफ करता है, तो ये प्यार कैसे है। सिस्टर हैरान होकर कहती हैं कि अपीयरेंस से प्यार होने में क्या गलत है, और ये चीज तुम पर भी लागू होती है। किसी चीज को इतना ओवर एनालाइज नहीं करते हैं, इससे वो जल सकता है। बस फ्लो के साथ एक्सेप्ट करते चलना चाहिए, समय अपने आप बता देगा कि ये चीज क्या है। फिर पूछती है कि क्या कोहाकू के अलावा किसी और से कभी उसका दिल रेस पकड़ता है। यूई कहती है नहीं, तो सिस्टर जेंटली कहती हैं कि उसका ज्यादा डरना सब कुछ बर्बाद कर सकता है, और चली जाती हैं। अगले दिन स्कूल के होम साइंस की क्लास में यूई गलती से ज्यादा आटा चाल देती है। गलती समझकर पैनिक करती है और मिस्टेक हो जाती है। एंड में सिर्फ एक मफिन प्रेजेंटेबल बचता है। क्लास से निकलकर फ्रेंड से डिस्ट्रैक्टेड होने के लिए सॉरी बोलती है। वो समझते हैं कि वो समर फेस्टिवल को लेकर एक्साइटेड है, पर असल में यूई चिंता करती है कि कोहाकू अभी उसके साथ जाना चाहता है या नहीं। कोडा मजाक में पूछती है कि क्या वो एक अच्छा बना मफिन कोहाकू को देगी। टीज करते हुए इमेजिन करते हैं कि वो पक्का मना करेगा, पर यूई सोच में पड़कर अनाउंस करती है कि वो मफिन कोहाकू को देगी, और सब शॉक्ड हो जाते हैं। क्लास के बाद यूई अपर क्लासमैन फ्लोर जाकर के कोहाकू के बारे में पूछती है। एक स्टूडेंट बताता है कि लंच ब्रेक इंसिडेंट की वजह से उसे स्टाफ रूम बुलाया गया है। स्टूडेंट्स जाते हुए उसकी लुक्स की तरफ देखते हैं। अजीब तरह से उसे ये अब नॉर्मल लगता है। पता चलने से पहले उसके पैर स्टाफ रूम की तरफ चल देते हैं। दिमाग देर से समझता है और वो वापस मुड़ने वाली होती है कि तभी सीढ़ी के नीचे कोहाकू मिल जाता है। दोनों हैरान होते हैं। घबरा करके यूई बहाने बनाने लगती है, पर ध्यान भटकने से फिसलती है, लेकिन कोहाकू उसे पकड़ लेता है। रियलाइज होने पे दोनों अलग हो जाते हैं और शर्मा करके यूई थैंक्स बोलती है। कोहाकू पूछता है कि वो यहाँ क्यों है। जवाब से पहले उसके फ्रेंड्स आवाज देते हैं और कंप्लेन करते हैं कि कितना टाइम लग रहा है। कोहाकू उनके साथ जाने बढ़ता है, पर अचानक यूई बोलती है कि क्या वो उसके साथ घर चल सकती है। वो मना नहीं कर पाता और अपने दोस्तों को बोलता है मेरे बिना जाने। सामने खड़ी अब यूई सोचती है कि क्या वो सिर्फ कोहाकू के पास ऐसा महसूस करती है। चलते हुए वो पूछती है कि उसे स्टाफ रूम में क्यों बुलाया गया था। वो कहता है कि स्कूल से छुप करके वो बीफ बाउल लेने गया था, इसलिए डांट पड़ी। सोच करके यूई मानती है कि ठीक पहले दिन की तरह ही ये हरकतें अभी भी करता है। तभी वो कहता है कि काश उसके पास जादुई शक्तियां होती तो आसानी से गायब होकर चला जाता। यूई कहती है कि अगर तुम्हारे पास जादू होता तो बस तुम यही चिंदी वाले काम करते। कोहाकू अचानक से रुक जाता है, रियलाइज करते हुए कहता है तुम तो जीनियस हो यार। वही तो। एक पल के लिए यूई सोचती है कि ये कितना बचकांड बातें करता है, पर मुझे पसंद है इसकी बातें। हिम्मत जोड़कर वो उसे अपना बनाया मफिन देने वाली होती है, पर अचानक फोन बजता है। लाइन पर तकुदो होता है, जो बताता है कि स्टेशन डिले की वजह से शिफ्ट के लिए उसे लेट हो सकता है। कॉल खत्म होते ही कोहाकू का मूड बदल जाता है। वो कहता है कि उसने तकुदो से नंबर एक्सचेंज किया। यूई कहती है काम के लिए ये जरूरी था। कोहाकू बोलता है मुझे पसंद नहीं, क्योंकि तकुदो साफ तौर पर उसे पसंद करता है। यूई कहती है नहीं करता। कोहाकू कहता है करता है। यूई कहती है नहीं करता, और वैसे भी तुम ही तो अपने फोन में कई लड़कियों के नंबर्स रखे हो। इतना सुनते ही कोहाकू लगता है एक एक करके नंबर्स डिलीट करने। यूई मना करती है कि मेरा वो मतलब नहीं था। फिर वो कहती है कि वो जब जेलस होता है ऐसी हरकतें ना करे, क्योंकि उसे नहीं पता कि कैसे रिएक्ट करते हैं। कोहाकू अचानक जोर से बोल पड़ता है कि उसे भी नहीं पता कि वो ऐसा क्यों फील करता है। बोलते ही रियलाइज करता है कि वो चिल्ला गया। जल्दी से सॉरी बोल करके चलना शुरू कर देता है। यूई उसे देखते रहती है और उसे अपनी सिस्टर की कही बात याद आती है। सीन शिफ्ट होता है। मॉल में कोहाकू अपने दोस्तों से मिलने आता है, पर सिर्फ सान मिलता है। केंतारो नहीं आया था अभी तक, तो दोनों विंडो शॉपिंग करने लगते हैं। आई ग्लास शॉप में सान कैजुअली यूई के साथ उसके समर फेस्टिवल डेट के बारे में पूछता है, पर कोहाकू एक्साइटेड नहीं लगता। वो कहता है कि उसने यूई को कांटेक्ट भी नहीं किया और बोलता है कि शायद ट्रायल पीरियड खत्म होने के बाद वो रिलेशनशिप कंटिन्यू न करे। तभी केंतारो आता है और हेवी मूड फील करता है। कोहाकू बताता है कि वो सान को समझा रहा था शायद फेस्टिवल अटेंड ना करे। केंतारो हैरान होता है और पूछता है क्या बात हो गई, पर सान रोक देता है। केंतारो को लगता है उसका ब्रेकअप हो गया, तो बोलता है चल फिर ब्रेकअप पार्टी करते हैं, बिल मैं दूंगा। कैफे जाते हुए केंतारो कहता है तो फेस्टिवल हमारे साथ घूमने चल। कैफे पहुंचकर वो ड्रिंक्स लेने जाता है। कोहाकू और सान अकेला रह जाते हैं। सान धीरे से पूछता है कि क्या सच में वो यूई के साथ नहीं जाएगा। कोहाकू कहता है हाँ, और हम फिर से पहले जैसे अजनबी बन सकते हैं। सान तुरंत समझ जाता है और कहता है पर यूई अलग है और उसके लिए उसकी फीलिंग्स रियल हैं। तभी केंतारो बुलाता है और वो अंदर चला जाता है। कोहाकू फोन निकालता है यूई को फेस्टिवल चलने को पूछने को, पर उनके बुलाए जाने पे वापस फोन वैसे ही पॉकेट में रख देता है। दूसरी तरफ अपने दोस्तों के साथ स्टडी सेशन में यूई बार बार फोन देखती रहती है। वो कल के लिए डेट के लिए मैसेज लिखने लगती है, पर बीच में फ्रस्ट्रेशन से सर टेबल पर दे मारती है। उसकी दोस्त चौंक जाती हैं। वो कहती है सब ठीक है, पर नोबेरा और कोदा नोटिस करते हैं मफिन अभी भी बैग में ही है। वो सुनने को रेडी होते हैं कि क्या बात है, पर यूई मना करती है।
कहती है कि ये उसे खुद समझना है, पर प्रॉमिस करती है कि अगर सब कुछ खराब हुआ तो वो सबसे पहले उनके पास आएगी। वो एश्योर करती हैं कि उसकी हर तरह से मदद करेंगी। नोबेरा कहती है कि उन मफिन्स को संभाल के रखे, उसे चांस जरूर मिलेगा। अकेली सोच में यूई अपने रिलेशन पर एक नजर डालती है। वक्त के साथ उनके बीच दूरियां कम हुई, पर वो जितने करीब आए उनके बीच का फासला उतना ही बढ़ने लगा। वो गैप्स भरने की कोशिश करती रही पर सक्सेसफुल नहीं हुई। उस रात कोहाको को नींद नहीं आती। वो पुरानी गर्लफ्रेंड्स याद करता है, खास करके एक क्यूट लड़की हासीगावा। शुरू में फ्रेंड्स ने सेलिब्रेट किया और एक लड़के को चिढ़ाया भी जिसे उस पर क्रश था, पर कोहाको जानता था कि वो उसे सिर्फ यूज कर रही थी। एक दिन जब वो दूसरी लड़की से कैजुअली बात कर रहा था, उसने बताया हासीगावा अपने रिच बॉयफ्रेंड की बातें कर रही थी। कोहाको ने सरप्राइज एक्ट किया, पर सच में फास्ट फूड रेस्टोरेंट में पहले ही सुन चुका था। टोन थोड़ा हैरान करने वाली थी, पर बात वही थी। इस तरह की बात होना उसके लिए नया नहीं था, पर उस दिन सांस चल रही लड़की भी खुद को उसके लिए बेटर ऑप्शन दिखाने की कोशिश कर रही थी। उसे पता था कि वो सिर्फ किसी रिच और हैंडसम के साथ दिखना चाहती थी। जब उसने कहा कि हासीगावा के साथ अगर चीज खराब हो जाए तो वो उसके लिए अवेलेबल रहेगी, तब उसे पता चल गया कि वो सही था। और सिर्फ वो दोनों ही नहीं, जितनी भी लड़कियों को उसने डेट किया, सब कोहाको के साथ होने के स्टेटस की तरफ खींची आई थी। सब उसके सामने डिजायरेबल लगने की कोशिश करती थी ताकि अपने सेल्फिश फायदे ले सके। एक दिन उसने अपने बड़े भाई रू को एक लड़की के लिए सच में टूट के रोते हुए देखा। वो कभी उस तरह का अटैचमेंट समझ ही नहीं पाया था। उसके लिए हमेशा थोड़ा सा अफेक्शन मिलना और फिर बोर हो जाना, यही लाइफ में चलता था। पर अभी जो वो फील कर रहा है, ऐसा कभी नहीं हुआ था। अगले दिन यूई अपने फैमिली रेस्टोरेंट में मदद करती है। उसका यूजुअल ग्रुप फेस्टिवल नहीं जा रहा है, ये जान करके उसके फादर कैजुअली उसके प्लान्स पूछते हैं। वो बताती है कि इस साल उसके सारे दोस्त बिजी हैं। काम करते वक्त उसे महसूस होता है कि उसे कोहाको को बता देना चाहिए कि वो फ्री है, पर उसे डर है कि कहीं वो कह देगा तो मैं क्या करूं। जब वो सप्लाईज उठाने वाली होती है, तब तकुदो हेल्प करने आ जाता है। दोनों स्टोर जाकर के सामान रखते हैं। थोड़ी देर बाद वो धीरे से पूछता है तो उसकी वो फ्रेंड जिसको युकाता का सजेशन चाहिए था, उसने समर फेस्टिवल के लिए क्या प्लान किया है। यूई रुक कर बोलती है कि उसकी वो फ्रेंड ने आखिर में नहीं जाने का डिसाइड किया क्योंकि वो थोड़ी डरपोक है, और अपने क्रश के सामने तो और भी डरपोक बन जाती है क्योंकि उसे प्यार या रोमांस समझ ही नहीं आता। अपनी फीलिंग समझने में इतना उलझी रही कि मौका ही हाथ से चला गया। तकुदो ध्यान से उसकी बातें सुनता है और पूछता है कि क्या उसे पूरा यकीन है कि उसकी फ्रेंड प्यार में ही थी। वो कहता है कि प्यार एक अलग फीलिंग होती है और उसके साथ आने वाला डर भी अलग होता है। उसके मुताबिक एक साइन ये भी है कि चाहे कितनी भी भीड़ हो, तुम्हारा एक्शन, तुम्हारा अटेंशन उसी इंसान की तरफ होता है जिसे तुम प्यार करते हो। यूई तुरंत कोहाको को याद करती है कि कैसे उसकी नजरें हमेशा उस पर ही रहती थी, कैसे इतने लोगों के बीच भी वो उसे आसानी से देख लेती है, और कैसे कोहाको ने कहा था कि लोग अपने आप को उतने अच्छे से नहीं समझते जितना सामने वाला उन्हें समझ सकता है। उसकी आंखें खुल जाती हैं जब उसे समझ आता है कि वो पूरे वक्त कोहाको से प्यार करती रही है। बिना ज्यादा बोले वो बस तकुदो को थैंक्स बोल करके डाइनिंग एरिया भागती है और फादर को बोलती है कि वो जा रही है। उसके फादर और तकुदो कंफ्यूज रह जाते हैं जब वो एप्रन उतारकर रेस्टोरेंट से बाहर भाग जाती है। बाहर आकर वो अपने दोस्तों को कॉल करके पूछती है कि क्या किसी के पास युकाता है। किसी के पास नहीं होता। तब नोबेरा को याद आता है कि उसने एक किमोनो रेंटल शॉप पर आर्टिकल लिखा था और उसका एड्रेस भेज देती है। यूई तुरंत उस तरफ दौड़ पड़ती है। कुछ घंटों बाद अंधेरा होने लगता है। इधर कोहाको और उसके दोस्त फेस्टिवल पहुंच चुके होते हैं। केंतारो बहुत एक्साइटेड होता है। तभी अचानक दूसरी क्लास की लड़कियां उनके पास आती हैं। सान पहले उन्हें मना कर दिया था साथ हैंग आउट करने को, पर लड़कों का कोई खास प्लान ना देख करके सभी मुंह उठा करके आ गई हैं। केंतारो तुरंत भाग के जाता है कि अपनी अपनी चुन लो। सान कोहाको की तरफ देखता है क्योंकि यूई वाली बात अभी तक क्लियर नहीं हुई थी। कोहाको कहता है कि उसने यूई को पूछा था पर उसका रिप्लाई नहीं आया। दिखाने के लिए फोन निकालता है पर पता चलता है कि उसने मैसेज भेजा ही नहीं था। सान कहता है कि तू थोड़ा बहन का अंधा है क्या, बैटरी खत्म होने से पहले उसे प्रॉपर्ली इनवाइट कर। टाइप करने से पहले एक लड़की उसका हाथ पकड़ लेती है और साथ चलने को बोलती है। कोहाको धीरे से हाथ हटाकर सॉरी बोलता है और चार्जिंग स्टेशन ढूंढने निकल जाता है। उसी वक्त यूई किमोनो रेंटल शॉप के सामने पहुंचती है। थोड़ी सांस फूली होती है तभी फोन वाइब्रेट होता है और उसे कोहाको का मैसेज दिखता है, इनविटेशन प्लस सामने दुकान। उसके अंदर डिटर्मिनेशन का एक सर्ज उठता हुआ महसूस होता है। वापस कोहाको के पास वो धीरे से गुस्सा करता है क्योंकि पास वाले स्टोर में चार्जिंग स्टेशन नहीं है। थोड़ी देर बाद उसे याद आता है कि फेस्टिवल ग्राउंड के सामने एक और कन्वीनियंस स्टोर है और वो उधर जाने का डिसाइड करता है। भीड़ में चलते वक्त पहली वाली लड़की फिर से उसे देख लेती है और कहती है, कहाँ इधर उधर भटक रहे हो,
आओ वो गेम ट्राई करते हैं। कोहाको पोलाइटली मना करने की कोशिश करता है पर वो हिंट समझती ही नहीं और उसके पीछे आती रहती है। तभी भीड़ के बीच में वो अचानक से रुकता है क्योंकि उसकी नजर योई पर टिक जाती है। वो फुल कित्सुनी मास्क पहने होती है। फेस्टिवल के भीड़ में भी उसे पूरा यकीन होता है कि वो वही है। उसे नहीं पता ये कब शुरू हुआ पर कहीं न कहीं उसे समझ आ गया कि जब तक वो एक ही जगह में है उसकी आंखें हमेशा उसकी प्रेजेंस ढूंढ लेगी। उसके लिए योई स्पेशल है, कुछ इस तरीके से जिसे वो वर्ड्स में एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। उसने कभी उस जैसी लड़की नहीं देखी, इतनी खूबसूरत और एंडलेसली इंटरेस्टिंग कि बस उसे देखने से उसके सारे स्ट्रेस दूर हो जाते हैं। और उससे भी ज्यादा वो ये चाहता है कि उसकी तरफ मुड़कर उसकी आंखें सिर्फ उसका ही दीदार करें। अब वो ज्यादा सोचने में टाइम वेस्ट नहीं करता और उसे आवाज देता है। योई फ्रीज हो जाती है जब वो उसे एक लड़की के साथ खड़ा देखती है। बिना सोचे यहाँ से भागने का डिसाइड करती है। कोहाको तुरंत उसके पीछे भागता है, उस कंफ्यूज लड़की को और कंफ्यूज छोड़ के। योई इधर तब तक नहीं रुकती जब तक वो उस तक पहुंचकर उसका हाथ नहीं पकड़ लेता। सांस फूली हुई वो पूछता है कि वो भागी क्यों, और वो बोलती है कि उसे लगा वो किसी और के साथ आया है। इस गलत फहमी से वो फ्रस्ट्रेट होकर एक लंबी सांस लेता है। ओवरवेल्म्ड हुई योई उसकी तरफ नहीं देखती, बोलती है कि उसे पता है कि वो कभी कभी प्रॉब्लम बन सकती है और कन्फेस करती है कि उसे लड़कों का एक्सपीरियंस नहीं है और उसके साथ जो भी हुआ सब कुछ पहली बार हुआ था और ये फीलिंग्स उसे डरा रही थी। वो बोलती है कि उसे उसके साथ कंफर्टेबल होने से डर लगता है और सबसे ज्यादा डर उसे इस बात से लगता है कि वो दोनों को ज्यादा आगे न बढ़ जाएं, जिससे कोहाको पूरी तरह से उस पर फिदा हो जाए। कोहाको धीरे से समझता है कि इतनी ओवर थिंकिंग के बाद उसका कहना बिल्कुल सिंपल है। धीरे से वो पूछता है तो क्या वो बोलना चाहती है कि वो उससे प्यार करती है। छोटे पर हेवी पॉज के बाद वो हाँ बोलती है। कोहाको धीरे से कहता है मास्क हटा के उसे फेस करे। धीरे से वो मुड़कर मास्क हटा देती है। वो उसके गरम से लाल पड़ गए गालों को देखता है जिनमें एक्सप्रेशन स्टेडी और डिटर्मिनेशन होता है। बिना कुछ बोले कोहाको उसे जोर से गले लगा लेता है, बोलते हुए कि उसे अंदाजा नहीं है कि वो कितना खुश है। उससे चिपकी हुई योई सबसे पहले उसका तेज धड़कता हुआ दिल और बॉडी की गर्माहट महसूस करती है। वो घबराकर कहती है कि थोड़ी देर के लिए अलग हो जाए वरना उसे हीट स्ट्रोक आ सकता है और अभी तो फेस्टिवल घूमना भी बाकी है। कोहाको कहता है कि मैं इस मोमेंट को कभी खत्म नहीं करना चाहता, पर मजबूरी में धीरे से छोड़ता है और झुककर उसकी गर्दन पर एक किस करता है। फिर हल्का सा उसका हाथ उठा करके उसके हाथों पर किस करता है। जब वो प्रॉपर्ली अपना एक्साइटमेंट शो कर रहा होता है, योई दोनों हाथ बीच में रख करके उसे रोक देती है। शर्माते हुए बोलती है कि वो अभी इसके लिए तैयार नहीं है। कोहाको खुद को काम करता है, एक जेंटली स्माइल के साथ कहता है कि वो जितना टाइम लेना चाहती है ले ले, तब तक वो उसका पेशेंटली इंतजार करेगा। फिर वो हाथ बढ़ाता है और बोलता है कि चलो फेस्टिवल एंजॉय करते हैं। दोनों साथ साथ फेस्टिवल की तरफ चलते हैं। भीड़ में घुसने से पहले कोहाको बोलता है अभी अपने नमूनों को नहीं बताता, बाद में अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। फिर वो उसकी तरफ देख बोलता है कि वो युकाता में बहुत खूबसूरत लग रही है और उसे ये पहने देख करके वो भी खुश है। फिर वो उन्हें लाइट्स और फेस्टिवल की आवाज की तरफ देखता है और योई भी उसे खुश देख करके एक ब्राइट स्माइल करती है। फेस्टिवल के बाद योई अपने बेड पर लेटी सब कुछ याद कर रही है। जब वो कोहाको का हाथ थामे चल रही थी, सोचते हुए कि क्या हम ऑफिशियली डेटिंग कर रहे हैं। दिल में जो फीलिंग्स थी उसे वर्ड्स में नहीं ढाल पाई, लेकिन कोहाको तो बिल्कुल नॉर्मल था। खाना खाने का इनवाइट करता है और घूमने लगता है। वो हैरान थी कि ये इतनी जल्दी नॉर्मल कैसे हो गया, जबकि वो तो खुद अभी भी प्रोसेस कर रही है। वो अपने पकड़े हाथों को देखती है और सोचती है कि कपल्स आखिर कितनी देर तक हाथ पकड़ते हैं। तभी उसने ग्रिल्ड कॉर्न स्टॉल देखा और हाथ छोड़ दिया और फिर कॉर्न के बारे में बक करने लगती है। कोहाको समझ गया था कि वो खुद को काम करने की कोशिश कर रही है। फिर दोनों फेस्टिवल में खूब एंजॉय करते हैं, गेम्स खेलते हैं और साथ में फायरवर्क्स भी देखते हैं। लेकिन फायरवर्क्स के दौरान कोहाको की नजरें आतिशबाजियों पर नहीं, योई के चेहरे पर थी। घर जाते वक्त वो फिर से हाथ आगे करता है तो योई मना करती है कि नहीं, हाथ अभी भी पसीने से भीगे हैं। कोहाको फिर भी हाथ पकड़ लेता है कि आदत तो डालनी पड़ेगी। इतने कॉन्फिडेंस से बोलता है कि योई आर्ग्यू ही नहीं कर पाई और चुपचाप हाँ बोल दिया। अब प्रेजेंट में बेड पर लेटी योई रियलाइज करती है कि क्या कोहाको सच में उसका बॉयफ्रेंड है। उसका चेहरा लाल हो जाता है। फिर उसे याद आता है वो ऑलमोस्ट किस और सोचती है कि किसी दिन तो वो एक्चुअली किस भी करेंगे। वो एकदम उठ के बैठ जाती है कि पता नहीं कल स्कूल में हम दोनों कैसे बिहेव करेंगे। वो अपने दिमाग में इमेजिन करती है कि वो उसे परेशान और इरिटेट करेगा। अगली सुबह पीई क्लास में योई फाइनली अपनी सहेलियों को बताती है कि मैं कोहाको के साथ डेट कर रही हूँ। वो खुशी से उछल पड़ती हैं उसके पहले रोमांटिक रिलेशनशिप पे और योई लंच पे उन्हें बदगुजन करने बुलाती है। इधर कोहाको का अच्छा मूड उसके दोस्तों से छुप नहीं पाता। वो पूछने लगते हैं तो कोहाको पहले तो फेस्टिवल में उन्हें छोड़ने पर माफी मांगता है, फिर कहता है कि मैं योई के साथ डेट कर रहा हूँ। दोनों हैरान। केंतारो तुरंत पूछता है कि तूने कुछ अजीब तो नहीं किया ना उसके साथ।
सन सीधा कांग्रेचुलेट करता है और कोहाकू जेन्युइनली खुश होता है कि तू है मेरा असली यार, ये साला मजनू जलता है मेरे से। तभी योई का मैसेज आता है कि ओल्ड स्कूल बिल्डिंग में आओ, साथ लंच करेंगे। कोहाकू पहुंचता है तो उसकी सहेलियों को देख करके थोड़ा डिसअपॉइंट होता है, सोचता है कि एक बार अलाउ कर देता हूँ। तभी सस्पिशियस आवाज आती है, देखता है तो उसके दोस्त भी झांकने की कोशिश कर रहे थे। कोहाकू उन्हें भगाने लगता है, लेकिन योई कहती है कि अरे आ जाओ तुम लोग भी। अब क्लासरूम में दोनों ग्रुप्स अलग अलग टेबल्स पर बैठे होते हैं, बीच में अच्छी खासी दूरी थी। कोहाकू कमेंट करता है कि ये तो फॉर्मल मीटिंग जैसी लग रही है। योई एक्सप्लेन करती है कि हम डेट कर रहे हैं तो सबका एक दूसरे से मिलना जरूरी है। कोहाकू आर्ग्यू नहीं करता। सन पहले माहौल हल्का करता है नोबारा की आर्ट वर्क की तारीफ करके। केंतारो भी इंटरेस्ट दिखाता है कि हाँ मैंने भी देखा है, और नोबारा शर्मा आ जाती है। योई मौका देख के एक कॉन्ट्रैक्ट निकाल लेती है, रिलेशनशिप के रूल्स पढ़ने लगती है। कोहाकू बीच में टोकता है कि हम सच में डेट ही कर रहे हैं ना, और योई लाल हो जाती है कि हाँ। कोहाकू समझ नहीं पाता कि इसे छुपाने की जरूरत क्यों है। योई एक्सप्लेन करती है कि लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करते हैं और मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम ऐसे आवारा पागल आशिक की तरह घूमो, लेकिन चेहरा तो बता रहा था कि कुछ तो और बात है दिल में। कोहाकू कॉन्ट्रैक्ट बाद में पढ़ने का प्रॉमिस करता है, लेकिन योई कहती है कि अभी पढ़ो। दोनों झगड़ने लगते हैं और उनके दोस्त सोचते हैं कि ये इनका फ्लर्टिंग का अंदाज थोड़ा अलग है। बाद में योई अपने ड्यूटीज खत्म करके सीढ़ियों की तरफ जाती है तो कोहाकू वहाँ खड़ा मिलता है। एक पल के लिए उसके दिल में वार्म फीलिंग आती है कि वो शायद उसका वेट कर रहा था। तभी कोहाकू कैजुअली बोलता है कि एक्चुअली उसे पनिशमेंट मिली थी, और फीलिंग खुश हो जाती है। वो साथ घर चलते हैं, लेकिन योई जानबूझकर दूरी रखती है। कोहाकू पूछता है कि कोई परेशानी है क्या तुम्हें। योई फॉर्मली कहती है कि स्कूल से कम 2 किलोमीटर दूर जाने के बाद हम फेमिलियर हो सकते हैं, जिस पर कोहाकू कहता है कि क्या फालतू फालतू के रूल्स बना रखे हैं तुमने। फिर भी उन्हें मानता है। योई खुद थोड़ी डिसअपॉइंट होती है ऐसे रूल्स बना करके। थोड़ी दूर चल के वो पूछती है कि तुम्हें पनिशमेंट क्यों मिली थी। कोहाकू पहले टालता रहता है, लेकिन योई के इंसिस्ट करने पे वो शर्मा कर एडमिट करता है ताकि तुम्हारे साथ अकेले रहने का मौका मिले। फिर धीरे से कहता है कि मैं पहले से ही तेरी वजह से पागल हूँ। योई को अपना वो कन्फेशन याद आ जाता है। कोहाकू मुंह हाथ से ढक लेता है, शर्मिंदा होता है कि वो कितना ऑनेस्ट होता जा रहा है। योई 1 सेकंड रुकती है, हिम्मत जोड़ती है और उसके गाल पर एक हल्का सा किस कर देती है। फिर पीछे हटती है, चेहरा लाल और शर्मा करके पूछती है कि क्या हम कुछ रूल्स बदल सकते हैं। कोहाकू भी मुंह छुपा लेता है और धीरे से बोलता है कि तुमने फायदा उठा लिया ना, यानी मैं ही बेवकूफ हूँ जो इतनी मेहनत से अच्छा बिहेव करने की कोशिश कर रहा हूँ। योई कंफ्यूज होती है कि मतलब। कोहाकू कहता है कि छोड़ो जाने दो, लेकिन सीधा कहता है कि अब आदत डाल लो कि हम साथ हैं, और हाथ आगे बढ़ाता है। इस बार योई बिना आर्गुमेंट के हाथ पकड़ लेती है और प्रॉमिस करती है कि घर तक साथ चलने में गैप वाला रूल फिर से सोचूंगी। क्लोजिंग सेरेमनी के बाद योई नोटिस करती है कि कोहाकू एग्जिट की तरफ जा रहा है, लेकिन कुछ लड़कियां उसे घेर लेती हैं। सहेलियां योई को घूरती पकड़ लेती हैं और टीज करती हैं कि जहां तेरी ये नजर है जाने जा हमें खबर है। कोहाकू इतनी लड़कियों के बीच होते हुए भी भीड़ में उसे ढूंढ लेता है और वेव करता है। आसपास की लड़कियां चीखती हैं और सोचती हैं कि वो गेस्चर उनके लिए था, पर योई तो लाल हो जाती है। उसे याद आता है कि उसने भी कभी ऐसा ही किया था। शर्म से मुंह छुपा लेती है और सोचती है कि दिल कितनी जल्दी और गहराई से लगा बैठा है ये। बाद में रेस्टोरेंट में काम करते वक्त उसके पापा कहते हैं कि आज जल्दी जा सकती हो। वो दूसरे रूम में आ जाती है तो कोहाकू का मैसेज मिलता है कि काम खत्म हो तो बताना। योई जल्दी से निकल के कन्वीनियंस स्टोर के बाहर उससे मिलती है। वो दोनों पास के पार्क में जाते हैं और कोहाकू उसे एक ड्रिंक देता है कि समर वेकेशन उसके साथ शुरू करने का रिवॉर्ड है उसके लिए। वो पीते पीते समर प्लान्स बताती है कि रेस्टोरेंट में ज्यादा काम होगा और पास के बच्चों को भी ट्यूशन पढ़ाना है। कोहाकू एडमिट करता है कि मैंने तो सोचा था हम ज्यादा वक्त साथ बिताएंगे। योई का दिल एक स्किप ऑफ बीट लेता है, लेकिन वो कहती है कि वो इतनी तकलीफ मत ले अपने लिए। कोहाकू नोटिस करता है कि वो खुद पर बहुत कम कॉन्फिडेंस रखती है, लेकिन वो प्रेस नहीं करता। पूछता है कि तो तुम ही बताओ कब फ्री होगी। योई शेड्यूल निकालती है, वीकडेज पे काम, वीकेंड्स पे ट्यूशन, लेकिन कहती है तभी कि एक्सरसाइज के बाद सुबह 2 घंटे फ्री हूँ। कोहाकू पहले तो डिसअपॉइंटेड लगता है, फिर रियलाइज करता है कि उसके 2 पूरे दिन तो फ्री हैं। वो उसे पकड़ लेता है कि ये 2 दिन मुझे दे दे ठाकुर। जल्दी ही रिवील करता है कि वो उसे कोबे ले जाना चाहता है। बताता है कि उसकी फैमिली का वहाँ एक विला है तो टाइम की टेंशन नहीं होगी वहाँ। योई समझ जाती है कि कम से कम 1 रात तो रुकना होगा। कोहाकू जल्दी से ऐड करता है कि हम अलग अलग रूम में सोएंगे, लेकिन योई फिर भी मना करती रहती है। तब कोहाकू कोबे में वेस्टर्न स्वीट्स बहुत फेमस हैं ये बताता है। योई तो अपने अंदर के स्ट्रगल से लड़ रही होती है, फिर शर्मा करके एग्री कर लेती है, लेकिन कंडीशन रखती है कि उसकी सहेलियां भी आएंगी। कोहाकू हंस देता है कि ये सिर्फ स्वीट सुनते ही कैसे मान गई। फिर इजिली एग्री कर लेता है कि ठीक है ग्रुप के साथ ही एंजॉय करो,
और योई थोड़ी हैरान होती है कि ये इतनी जल्दी मान गया, क्योंकि अब देर हो रही थी तो कोहाकू उसे घर तक छोड़ने का ऑफर करता है। वो नेचुरली आगे चल रहा होता है और योई नोटिस करती है कि डेटिंग के बाद से वो उससे ज्यादा लड़की की तरह ट्रीट करने लगा है। तभी कोहाकू रुक जाता है। हिलना मत, तुम्हारे कंधे पर कीड़ा है। वो घबराकर हाथ पैर मारने लगती है। कोहाकू उसे पकड़ लेता है कि क्या बे भिखमंगिया, मेरी गर्लफ्रेंड है वो, पता नहीं क्या तुझे। योई उसे हैरान होकर के देखती रहती है कि इतनी आसानी से, ये तो एक्चुअली कूल था। शर्मा कर वो पीछे हट जाती है, लेकिन कोहाकू उसे वापस खींच लेता है कि अब हम साथ रह सकते हैं ना। योई कहती है कि पब्लिक में है हम। कोहाकू कहता है कि इतना अंधेरा है कि कोई नहीं देख पाएगा। योई हेजिटेट करती है, पर फिर धीरे धीरे उसके बाहों में गिर जाती है। उसकी हार्ट बीट को रिलैक्स महसूस करके वो भी काम हो जाती है। तभी कोहाकू उसका चेहरा हाथ में ले लेता है और हल्का सा उसके ईयर्स को अपने लिप्स में दबाता है। फिर खुद भी हैरान हो जाता है अपनी हरकतों से और तुरंत माफी मांगता है कि फ्लो में हो गया। लेकिन योई तो अब यहाँ से भाग चुकी होती है कि ठड़की कहीं का। अगली सुबह वो अपनी सहेलियों को कोबे ट्रिप का इनवाइट करती है। सब तुरंत एग्री कर लेती हैं। कोटोबुकी सीधा पकड़ लेती है कि तू कोहाकू के साथ अकेले भी जाती ना, अगर हम नहीं भी आते तो। योई शर्मा जाती है खुद की फीलिंग्स इतने क्लियरली पकड़े जाने पे। कोटोबुकी शॉपिंग पे ले जाती है योई के लिए क्यूट आउटफिट्स ढूंढने जो कोहाकू को इम्प्रेस करे। घंटों की शॉपिंग होती है, तभी योई को क्लिप ऑन इयररिंग्स मिलती हैं, बिल्कुल कोहाकू वाली जैसी। वो पहनती है और सहेलियां उसे कहती हैं कि बढ़िया लग रहा है। रेस्टोरेंट वापस आकर के वो लेट होने के लिए माफी मांगती है। तकुदो कहता है कि कोई बात नहीं। फिर उसकी इयररिंग्स पे उसकी नजर जाती है और योई भी रियलाइज करती है कि उतारना भूल गई। तकुदो कहता है कि हमारा एक रेगुलर कस्टमर ऐसे ही इयररिंग्स पहनता है ना। योई समझ जाती है कि वो कोहाकू की ही बात कर रहा है और जल्दी से उतार देती है। तकुदो हंसते हुए पूछता है, क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो? और योई सीधा हाँ बोल देती है, जिससे तकुदो चुप हो जाता है। उसके पापा आवाज लगाते हैं और योई चली जाती है। तकुदो वहाँ खड़ा प्रोसेस करता रहता है कि क्या अब तक जितनी बार भी योई एडवाइस मांगने मेरे पास आई थी वो हमेशा कोहाकू के बारे में थी। जब योई सप्लाईज लेकर के वापस आती है, तकुदो अचानक बोल देता है कि मेरी बहन के लिए एक बर्थडे गिफ्ट लेना है, शॉपिंग करने चलोगी मेरे साथ कभी? योई कहती है कि फ्री होंगी तो चल लूंगी। काम वापस शुरू होते ही तकुदो खुद से सवाल करता है कि आखिर मैंने ऐसा क्यों बोला। आखिरकार कोबे ट्रिप का दिन आ जाता है। उसकी सहेलियां तुरंत कंप्लेन करती हैं कि वो आउटफिट और इयररिंग्स क्यों नहीं पहनी। योई सॉरी बोलती है, पर ये नहीं बताती कि वो साथ लाई है। थोड़ी देर में कोहाकू और उसके दोस्त आ जाते हैं और कोहाकू योई को कैजुअल कपड़ों में देखते ही सीधा उसके पास आ जाता है। बाकी लड़के भी उसे घूरते हैं तो कोहाकू योई के कंधे पर हाथ रख देता है और सीधा बोलता है कि अब ये लोग तुझे नहीं देख सकते। दोस्त मुस्कुराते हुए दोनों को कपल की तरह खुलम खुला बिहेव करने पर टीज करते हैं। कोहाकू योई के पास से हटना ही नहीं चाहता था। वो फाइनली खुद को अलग करती है, लेकिन जाने से पहले कोहाकू रुक के कान में उसे कहता है कि आज तुम बहुत क्यूट लग रही हो। इधर रेस्टोरेंट में तकुदो अपनी शिफ्ट शुरू करता है। कैलेंडर देखता है और याद करता है कि योई काफी दिनों के लिए नहीं होगी और यही बात सोचता रहता है। लंबी राइड के बाद ग्रुप कोबे पहुंच जाता है। सब नजारा देखने के लिए एक्साइटेड होते हैं, लेकिन कोहाकू इंसिस्ट करता है कि पहले उसके घर चलते हैं। बाकी सब प्रोटेस्ट करते हैं और योई से पूछते हैं कि अभी ये क्या बोल रहा है। योई धीरे से कहती है कि जो ग्रुप चाहेगा वो होगा। ग्रुप चूज करता है कि नजारा देखेंगे और कोहाकू का ऑरा माइनस हो जाता है। वो लोग एक बिजी फूड मार्केट में पहुंचते हैं। सब खाने के स्टॉल्स देख करके एक्साइटेड हो जाते हैं। बाकी लोग भीड़ में घुस जाते हैं और कोहाकू झुक के कंप्लेन करता है कि बहुत गर्मी है यार। योई याद करती है कि उसका बॉडी नेचुरली ज्यादा गर्म रहता है। वो अपना अम्ब्रेला शेयर करने का ऑफर करती है। कोहाकू उठ के उसके साथ छाते के नीचे आ जाता है, थोड़ा झुकता है और दोनों के सर छू जाते हैं। वो कहता है कि कितना ठंडा फील हो रहा है अब। योई, जिसे तो और गर्मी लग रही थी क्लोजनेस की वजह से, कोहाकू कहता है कि छाता लाओगे ये नहीं सोचा था। योई एक्सप्लेन करती है कि मेरी स्किन धूप में जल्दी लाल हो जाती है। फिर थोड़ा वरीड होती है कि वो एंजॉय नहीं कर रहा क्या। कोहाकू जल्दी से कहता है कि तुम साथ हो इसलिए मजा आ रहा है। फिर एडमिट करता है कि सच बताऊं तो थोड़ा और फ्लर्ट करना चाहता था। लेकिन केंतारो वापस आ जाता है हाथ में खाना लेकर के और कोहाकू कैजुअली उसका बन खा लेता है। योई ये देख करके थोड़ा अनईजी फील करती है। सोचने लगती है कि आज कुछ क्यूट पहना होता और इन्हें बुलाया ही क्यों। फिर सब कोहाकू के घर पहुंचते हैं। लड़के तो आराम से सेटल हो जाते हैं। कोहाकू डिनर का ऑफर करता है तो कोटोबुकी तुरंत पिज्जा और हॉरर शो डिमांड करती है। जल्दी ही सब लिविंग रूम में पिज्जा खाते हुए हॉरर शो देख रहे होते हैं। कोहाकू ड्रिंक्स पूछता है तो सब मना करते हैं, पर योई कहती है कि मुझे चाहिए। वो उठने लगती है तो कोहाकू रोक देता है कि मैं लाता हूँ। वो जाता है और योई फिर से गिल्टी फील करती है सबको बुलाने पर। कोहाकू वापस आकर के चाय की बोतल देता है और कैजुअली उसके पास क्राउच पर बैठ जाता है। फिर पूछता है कि इन्हें कुछ दे दूं क्या मिला के, ताकि हम अपना शो शुरू कर सकें।
केंतारो तुरंत पलट के डांटने वाला होता है, लेकिन दोनों की क्लोजनेस देख करके रुक जाता है। जोर से बोलता है कि हे देखो ये दोनों फ्लर्ट कर रहे हैं। सबका ध्यान आ जाता है और कोहाकू कामली कहता है कि मैं बस पास बैठा हूँ। फिर सीन की तरफ पॉइंट आउट करता है कि अरे वहाँ कुछ हो रहा है। सबका ध्यान वापस शो पर चला जाता है और इस वक्त कोहाकू योई के कान में धीरे से कहता है कि आज रात बाद में मिलना। सब अपने रूम्स में चले जाते हैं। योई जाग रही है, सोच रही है कि वो क्या करना चाहता होगा। फिर याद करती है कि उसने कहा था कि साथ हो तो कुछ भी ठीक है। तभी उसे कोहाकू का मैसेज आता है कि जाग रही हो। कोहाकू नहा करके लिविंग रूम में वेट कर रहा होता है। तभी योई धीरे से आती है। वो पास की जगह इशारा करता है और योई आकर के क्राउच के दूसरे छोर पर बैठ जाती है। बताती है कि उसकी दोनों सहेलियां सो गई हैं। कोहाकू कहता है कि मेरे दोस्त अभी भी बिजी हैं तो बहाना बनाना पड़ा मुझे। योई एडमिट करती है कि अभी भी थोड़ी गिल्टी फील हो रहा है मुझे ग्रुप को बुलाने पे। कोहाकू इजिली रीअश्योर करता है कि ऐसा नहीं है, सच में मजा आ रहा है। स्कूल ट्रिप जैसा लग रहा है क्लोज दोस्तों के साथ होना। योई रियलाइज करती है कि हम अलग ईयर्स में हैं तो कभी असली स्कूल ट्रिप साथ नहीं एंजॉय कर पाएंगे। कोहाकू उसका मूड भाप लेता है और उसे टीज करता है कि अगर सिर्फ हम दोनों होते तो काफी ज्यादा फ्लर्ट करता ना मैं, वही मिस कर रही हो। योई जल्दी से कहती है कि नहीं, आज रात कोई फ्लर्टिंग नहीं होगी। कोहाकू थोड़ा सैड हो जाता है और योई सीरियसली कहती है कि तुम फीलिंग्स एक्सप्रेस करते वक्त थोड़ा ज्यादा ही फिजिकल हो जाते हो। कोहाकू धीरे धीरे उसके करीब आने लगता है, कहता है फिजिकल क्लोजनेस चाहना तो नेचुरल है ना। योई का दिल तेजी से धड़कने लगता है और वो खुद को काम रखने की कोशिश करती है। फिर पूछती है कि पहले जो लड़कियां डेट की थी तुमने, उनके साथ भी ऐसा ही था क्या? कोहाकू जवाब देने वाला होता है कि तभी केंतारो लिविंग रूम में घुस आता है। किस्मत अच्छी थी कि उसका ध्यान पिज्जा पर ही था। योई और कोहाकू एक साथ दुबके हुए थे और कोहाकू फिर धीरे आवाज में कहता है कि फिजिकल क्लोजनेस ही एक चीज है जो मैं रिलेशनशिप में एक्सप्रेस करना जानता हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ मैं इंटीमेट भी रहना चाहता हूँ और साथ ही तुम्हें संभाल करके भी रखना चाहता हूँ। ये फीलिंग्स ठीक से एक्सप्रेस करना नहीं आता मुझे। योई उसे ध्यान से देखती है कि इतना ऑकवर्ड लेकिन इतना सिंसियर कोहाकू उसने पहले कभी नहीं देखा। बिना रियलाइज किए वो धीरे से उसका हाथ छू लेती है। कोहाकू का हाथ नेचुरली उसकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी माइक्रोवेव डिंग करता है। मोमेंट टूट जाता है और केंतारो खाना लेकर के लिविंग रूम से चला गया था। दोनों उठ जाते हैं अचानक सेल्फ कॉन्शियस फील करते हुए। थोड़ी चुप्पी के बाद योई शर्मा करके सजेस्ट करती है कि कल जाने से पहले प्रॉपर डेट पे चले। कोहाकू तुरंत एग्री कर लेता है और प्लान बनाता है कि सुबह 10 बजे मिलेंगे। योई अपने रूम में जाकर के दरवाजा बंद करती है, लेकिन तुरंत से फिर खोल लेती है। कोहाकू हैरान होकर के देखता है तो योई शर्मा कर पूछती है कि क्या गुड नाइट हग मिल सकता है। कोहाकू धीरे धीरे आता है, याद दिलाता है कि तुमने ही कहा था कि ट्रिप में हग नहीं करेंगे। योई एडमिट करती है कि अब वो समझ रही है वो फीलिंग जो वो डिस्क्राइब कर रहा था, छूना और संभाल के रखना वो भी चाहती है। ये सुन के कोहाकू हैरान हो जाता है, फिर कस के उसे गले लगा लेता है। वो और हैरान होता है जब योई भी उसे गले लगा लेती है, लेकिन जल्दी से अलग हो जाती है और गुड नाइट बोल के रूम में भाग गई थी। दरवाजा बंद होते ही वो गेट से सट के बैठ जाती है, मुंह हाथों में छुपा लेती है, दिल की धड़कनें कंट्रोल करने की कोशिश करती है कि सिर्फ एक हग इतना ओवरवेलमिंग था। वहीं कोहाकू अपने रूम में आता है तो केंतारो तुरंत टीज करता है कि कितना देर नहाता है बे। कोहाकू क्राउच पर कैजुअली गिर के कहता है कि नहा नहीं रहा था और केंतारो कंफ्यूज रहता है। बेड पर योई कोहाकू के लिए अपनी फीलिंग्स डिस्क्राइब करने की कोशिश करती रहती है, उसे कोई सही वर्ड मिलता ही नहीं। अगली सुबह कोटोबुकी उठ के हैरान होती है क्योंकि योई नमाज पढ़ने के पोजीशन में बैठी थी। शोर से नोबेड़ा भी घबरा जाती है और योई कहती है कि दोस्तों मुझे हेल्प चाहिए। थोड़ी देर बाद कोहाकू वेट कर रहा होता है। योई आती है और वो उसे देख करके सरप्राइज होता है। वो माफी मांगती है कि देर हो गई। कोहाकू सिंपली कहता है कि आज तो तुम चमक रही हो। योई पूछती है मतलब? कोहाकू कहता है कि छोड़ो चलो चलते हैं। वो थोड़ी डिसअपॉइंटेड है क्योंकि सहेलियों ने तो इतनी मेहनत के बाद तो कुछ स्ट्रॉन्ग ही रिएक्शन की उम्मीद की थी। दरवाजे की तरफ जाते वक्त कोहाकू के दोस्त आवाज लगाते हैं और वो पैनिक में योई की कलाई पकड़ के भागना शुरू कर देता है। योई रुक के पूछती है कि क्या इस चीज को वो कॉम्प्लीमेंट समझे। कोहाकू मुस्कुराते हुए कहता है कि बिल्कुल, और सोचने लगती है कि ये कितना ड्रेसिंग लग रहा है। अभी दोनों एक्वेरियम पहुंचते हैं और योई वहां के नजारे देख के हैरान हो जाती है। अंदर जाते वक्त कोहाकू हाथ थोड़ा ऊपर उठाता है और पूछता है कि हाथ पकड़ सकता हूँ। योई अपना हाथ उठा के रख देती है कि हाँ मैं भी चाहती हूँ। पूरा सुबह वो घूमते रहते हैं, जब भी मौका मिलता हाथ थाम लेते हैं। कोहाकू फोटोज भी खींचता है और एक वीडियो गेम के बारे में भी बात करता है जिसमें फिशिंग थी। फिश फीडिंग के वक्त कोहाकू एकदम पूरा बैग ही टैंक में डाल देता है। योई ओटर एग्जिबिट देख के तो बिल्कुल दिल हार बैठी थी। बाद में दोनों ओटर थीम ड्रिंक और फूड खाते हैं। कोहाकू इसमें इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन योई को एंजॉय करता देख करके मुस्कुराता रहता है। यहाँ तक कि वो झुक के उसका बन भी खा लेता है। सोविनियर शॉप में योई ओटर प्लस कंसीडर करती है अपनी बड़ी बहन के लिए।
कोहाकू हैरान होकर के पूछता है कि तुम्हारी बहन भी है। योई फोन पर फोटो दिखाने बढ़ती है कि वो मुझसे बहुत अलग है, स्कूल में भी बहुत पॉपुलर है। फिर शेयर करती है अपना एक किस्सा कि मिडिल स्कूल में एक लड़का कहा था कि उसे मुझ पे क्रश है, लेकिन एक दिन उसने सुना कि वो लड़का बोल रहा है कि मुझे योई में कोई इंटरेस्ट नहीं है रे, उसकी बहन चाहिए। कोहाकू का गुस्सा तुरंत चढ़ जाता है और वो पूछता है कि वो लड़का कहाँ मिलेगा, अभी बात करनी है थोड़ा उससे। लेकिन फिर योई बताती है कि इस इंसिडेंट के बाद से उसका लड़कों से बात करना ही मुश्किल हो गया। कोहाकू सुनता रहता है और समझ गया कि योई में लो सेल्फ स्टीम कहाँ से आई। वो पूछता है कि बहन की फोटो दिखाना। कोहाकू उसकी फोटो ध्यान से देखता है और कहता है खूबसूरत तो है, फिर भी मुझे तू ज्यादा पसंद है, खास कर ये तेरा चेहरा। योई जल्दी से टॉपिक बदल लेती है कि तुम्हारी फैमिली के बारे में बताओ। कोहाकू बताता है कि एक बड़ा भाई है, बिल्कुल आइडल सिटीजन जैसा, लेकिन अब कहाँ है, क्या करता है, कुछ नहीं पता। उसका पेरेंट्स से झगड़ा हुआ था किसी एक्स पार्टनर की वजह से और फिर जैसे सबकी जिंदगी से गायब ही हो गया। योई नोटिस करती है कि वो ये सब कितना डिटेल्ड होकर के बोल रहा है, जैसे उसे कोई मतलब ही नहीं। फिर रेस्टरूम से वापस आते वक्त वो देखती है कि कोहाकू कुछ लड़कियों से बात कर रहा है। उसे सीने में कुछ अनकंफर्टेबल महसूस होता है। कोहाकू उसे देख लेता है और पोलाइटली कन्वर्सेशन खत्म करता है और उसके पास जाता है। उसका परेशान चेहरा देख के पूछता है कि कुछ हुआ है क्या। योई पूछती है जब उन लड़कियों के बारे में, तो कोहाकू कैजुअली बोलता है कि उनका फोन गिरा हुआ था, वही लौटा रहा था। फिर मुस्कुराते हुए पूछता है कि क्या जेलस हो रही थी। योई फ्लस्टर्ड हो जाती है कि नहीं और आगे चल देती है। दोनों एक बड़े स्फेरिकल एक्वेरियम के पास आते हैं। रंग बिरंगी मछलियां हैं अंदर, लेकिन योई का ध्यान तो कहीं और ही है। कोहाकू मूड ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन योई सब कुछ बोल देती है जो दिन भर उसने फील किया है। कहती है कि सीधा बोलना चाहिए था कि मैं जेलस थी। फिर ऑनेस्टली एडमिट करती है कि वो लड़कियां तुम पे ज्यादा सूट करती लगती हैं और आज ड्रेस पहनने में भी मैंने बहुत हिम्मत लगाई, इतना लो कॉन्फिडेंस है मेरा। कोहाकू सोच के कहता है कि तुम ना थोड़ी उन लोगों में से थी जो मुझे प्रिंस की तरह ट्रीट नहीं करते, और शायद इसीलिए क्योंकि पहले वो उसे पसंद नहीं करती थी, लेकिन मुझे यही अच्छा लगता है। नॉर्मल ट्रीट होने से मैं खुद को रिलैक्स करके अपना असल रूप दिखा सकता हूँ। फिर वो सारे मोमेंट्स गिनाता है जो इनके बीच शेयर हुए। कहता है कि कितना खुश और मस्त थे वो सब। फिर धीरे से बताता है कि जब पहली बार भाई को ब्रेकअप के बाद उसे टूटा हुआ मैंने देखा तो मुझे लगा था कि ये तो कोई पागलपन है, लेकिन अब मैं खुद ऐसी मोहब्बत चाहता हूँ जहाँ दोनों इतने गहरे डूब जाएं कि जिंदगी ही बदल जाए, और इसीलिए अब मैं अपने भाई की बहुत इज्जत करता हूँ। योई ये सुन के इनकरेज हो जाती है। शर्मा कर एडमिट करती है कि आज वो इयररिंग्स तुमसे मैच करने के लिए पहनी थी। कोहाकू का चेहरा नरम हो जाता है और वो धीरे से उसका हाथ पकड़ करके थोड़ा करीब खींचता है और माथे पर हल्का सा किस करता है। फिर पीछे हट के कहता है कि चलो अब घर चलते हैं, और योई उसे पीछे से देखती है सोचते हुए कि मैं और ज्यादा दिल दे बैठी हूँ इसे। जब वो हाथ फिर से थामा तो उसने किस करने का मौका क्यों नहीं लिया। एक दिन रेस्टोरेंट में शिफ्ट करते वक्त योई कोबे ट्रिप के बारे में सोचती रहती है कि कोहाकू ने पहली बार उसे कैजुअल क्लॉथ में देखा, एक्वेरियम डेट भी हुआ, उसने पूरी ट्रिप उसकी अफेक्शन में निकाला, फिर भी कुछ तो अधूरा सा लगता है। अपनी सोच में इतनी खो जाती है कि चावल का डिस्पेंसर चलता रहता है और बाहर गिरने लगा था। डाइनिंग एरिया में उसके पापा कहते हैं कि आज बहुत कम कस्टमर है। सोचते हैं कि सैमी जो योई की बड़ी बहन है उसके फ्रेंड्स को लाने का, लेकिन फिर याद आता है कि योई ने भी तो दोस्त बनाए हैं जो करी पसंद करते हैं। योई को तुरंत से केंतारो याद आता है। सोचती है कि सच में कोबे के बाद से कोहाकू से ज्यादा बात नहीं हुई। फैमिली रेस्टोरेंट में इतनी बिजी जो थी मैं। जैसे ही वो उसे मिस करने लगती है तभी दरवाजा खुलता है और कोहाकू अंदर आता है। कैजुअली कहता है कि कड़ी खाने आया हूँ। योई संभल के जल्दी से सीट लगाती है और ऑर्डर लेती है, लेकिन सर्व करते वक्त रियलाइज करती है कि ये तो सच में सिर्फ कड़ी ही खाने आया है। तभी तकुदो भी आ जाता है, पापा को ग्रीट करता है और फिर कोहाकू को देखता है और कोहाकू उसे एक टीजिंग स्माइल के साथ ग्रीट करता है। कमरे में अब माहौल थोड़ा टाइट सा हो गया था। खाना खत्म करके कोहाकू जाने की तैयारी करता है और योई पेमेंट लेती है। दोनों फिर एक पल के लिए बाहर आते हैं। योई चिंता होकर के कहती है कि तुम्हारा खाने का आदत ठीक नहीं है, कन्वीनियंस स्टोर का खाना रोज नहीं खाना चाहिए, घर ज्यादा जाया करो, ठीक खाना मिलेगा। कोहाकू कहता है कि ना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सच बताऊं तो जंक फूड डिनर मुझे पसंद है। फिर कैजुअली लिस्ट करता है, ताकोयाकी, बर्गर्स। योई सोचती है कि वैसे ताकोयाकी डिनर में बुरी नहीं होती। कोहाकू अम्यूज्ड होकर के सडनली इनवाइट करता है कि कभी मेरे घर आना, ताकोयाकी की पार्टी करेंगे। योई फ्लस्टर्ड हो जाती है। उसने सोचा था कि वो बस टाइम पास बात कर रहा था, लेकिन यहाँ तो एक्चुअल इनविटेशन मिल गया। कोहाकू उसका रिएक्शन देख के एनोइंग स्माइल देता है कि सच में तुझे ही देखने आया था। योई अभी भी बिलीव नहीं करती तो वो फिर से क्लियरली कहता है कि मेरी इनविटेशन सीरियसली लेना। योई सीधा हाँ बोलती है, कहती है कि शेड्यूल फ्री होगा तो आऊंगी। अंदर खिड़की से तकुदो दोनों की बात देख रहा होता है। उसके अंदर कुछ अजीब उठता है, शायद कोई जेलसी। कहीं और कोटोबुकी और नोबोडा अपनी प्रॉब्लम में है। समर होमवर्क अभी तक अधूरा है।
दोनों खुद को कंसोल करती हैं कि योई ने तो कब का खत्म कर लिया होगा। फिर गॉसिप शुरू करती हैं कि कोबे ट्रिप में दोनों ने नोटिस किया कि योई और कोहाको की केमिस्ट्री कितनी अच्छी बढ़ती है। एक्साइटमेंट में कहती हैं कि क्या पता अभी भी शायद सीक्रेटली मिल रहे हो दोनों। इधर कोहाको कन्वीनियंस स्टोर से निकलता है तो सन मिल जाता है। दोनों पार्क में बैठ के बात करते हैं। वो कैजुअली तकुदो का नाम लेता है तो कोहाको कहता है कि ज्यादा नहीं जानता उसके बारे में, बस इतना पता है कि वो योई के फैमिली रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम काम करता है। सन मेंशन करता है कि मुझे लगता है तकुदो योई में इंटरेस्टेड है, केमिस्ट्री भी अच्छी है उनकी। कोहाको मानना नहीं चाहता था, लेकिन ये बात उसे एक्सपेक्टेड से ज्यादा बोदर करती है। एक और दिन योई पास के बच्चों को ट्यूशन दे रही होती है, लेकिन दिमाग में कोहाको की ताकोयाकी पार्टी घूमती रहती है। फिर अचानक सोचती है कि क्या उसी दिन हमारा पहला किस होगा। योई तुरंत अपने मुंह पर हाथ मार देती है कि सिर्फ ताकोयाकी खाने जाना है। ट्विंस उसका ये अजीब बिहेवियर देखते हैं पर चुप रहने का ही डिसाइड करते हैं। फिर भी योई का दिमाग कोहाको के साथ किस की तरफ जाता रहता है। वो एक दूसरे को देखते हैं कि मिस को आज क्या हो गया है। अगली सुबह योई के पापा को ओवर ईटिंग की वजह से हॉस्पिटल भागना पड़ता है। रेस्टोरेंट जल्दी बंद करने बोलते हैं और जाते जाते कहते हैं कि तुम दोनों ठीक से बंद करो और छुट्टी लो। योई रियलाइज करती है कि शेड्यूल अचानक से फ्री हो गया, ताकोयाकी डेट पे जा सकती हूँ कोहाको के पास। वो कोहाको को कांटेक्ट करने का सोचती है, लेकिन तकुदो पहले ही पूछ लेता है कि मेरे साथ बाहर चलोगी। वो बोला था ना शॉपिंग करनी है सिस्टर के लिए। दोनों मॉल जाते हैं। योई याद करती है कि उसने पहले प्रॉमिस किया था कि फ्री होंगी तो चल लूंगी, कोई ना कोहाको के घर किसी और दिन जाऊंगी। तकुदो पूछता है कि तीसरी क्लास में है वो, क्या गिफ्ट सही रहेगा। योई सोच के कहती है कि उस वक्त तो मैं कराटे में थी, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट या ट्रेनिंग एसेसरीज बहुत खुश करते थे मुझे। तकुदो एग्री करता है कि मैं सॉकर खेलता था तो समझ सकता हूँ। वो आगे स्पोर्ट्स स्टोर देख करके सजेस्ट करती है कि वहाँ चलते हैं। अंदर दोनों इक्विपमेंट ट्राई करने लगते हैं और इतने बिजी हो जाते हैं कि गिफ्ट ढूंढना ही भूल जाते हैं। बैठ के रेस्ट करते वक्त तकुदो ऑनलाइन सर्च करने लगता है। फिर वो एक और स्टोर ढूंढ के निकालते हैं जहाँ छोटी लड़कियों के लिए चीजें मिलती हैं। वहाँ से गिफ्ट का बैग रेडी हो जाता है। शॉपिंग खत्म करके योई घर की तरफ चलती है, लेकिन तकुदो रोक लेता है कि एक और जगह चलें। वो उसे स्वीट क्रीपी देता है शुक्रिया कहने के लिए। खाते खाते योई अचानक से पूछती है कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड है क्या। तकुदो पूरी तरह से ऑफ गार्ड हो जाता है। फिर ऑनेस्टली जवाब देता है कि नहीं, मैं ज्यादा पॉपुलर नहीं हूँ और ऑल बॉयज स्कूल में भी हूँ, और असली बात तो ये है कि लड़कियों के आसपास बहुत नर्वस हो जाता हूँ। योई अब उसे थोड़ी एडमिरेशन से देखती है कि पहली बार कोई ऐसा मिला है जो मेरी तरह ही अपोजिट जेंडर के साथ स्ट्रगल करता है। वो कन्फेस करती है कि और लोग सोचते हैं कि मैं लड़कों से रूड हूँ, लेकिन मेरा वो मतलब नहीं होता। क्यूरियस होकर के वो पूछती है, तो क्या किसी में तुम इंटरेस्टेड तो होगे। तकुदो जवाब देने वाला होता है कि तभी उसके दो दोस्त दिखते हैं और उसके पास आते हैं। पहले तो वो हैरान होते हैं तकुदो को किसी के साथ देख के, और जब रियलाइज होता है कि ये कोई लड़की है तो थोड़ा और ज्यादा शॉक लगता है। कहते हैं कि दूर से लगा था कि कोई बहुत हैंडसम लड़का खड़ा है। तकुदो तुरंत डांटता है उन्हें और दोनों माफी मांगते हैं। उनके जाने के बाद तकुदो फिर माफी मांगता है उनके बिहेवियर के लिए, पर योई कहती है कि कोई बात नहीं, पहले उसे बुरा लगता था पर अब नहीं लगता। तकुदो क्यूरियस हो जाता है कि कुछ ऐसा हुआ है जो उसे कंफर्टेबल फील करवाता है क्या अब। योई सोचती है और तुरंत से कोहाको का चेहरा उसके दिमाग में आ जाता है। नाम नहीं लेती, बस कहती है पहली बार किसी ने मुझे सच में लड़की की तरह ट्रीट किया है। फिर रियलाइज करती है कि कितना सेंटिमेंटल साउंड कर रहा है और शर्मा करके पेपर मरोड़ते हुए ऑकवर्डली माफी मांगती है। तकुदो कमेंट नहीं करता, बस धीरे से कहता है कि तुम्हारे चेहरे पे क्रीम लगी है। योई खुद पोंछने की कोशिश करती है, लेकिन तकुदो धीरे से हाथ बढ़ा करके खुद पोंछ देता है और कैजुअली कहता है कि ऐसा पहले भी हुआ है ना। और योई को वो लस्सी वाला दिन याद आ जाता है। वो फ्लस्टर्ड होकर के माफी मांगने लगती, लेकिन इससे पहले वो कुछ और कह पाती, तकुदो धीरे से उसका चेहरा हाथ में लेता है और कहता है, जो लड़की मुझे पसंद है ना, वो ठीक मेरे सामने खड़ी है। योई फ्रीज हो जाती है, प्रोसेस करने की कोशिश करती है और तभी तकुदो उसे एक पल के लिए गले लगा लेता है। फिर पीछे हट जाता है, धीरे से कहता है कि मैंने हमेशा से तुम्हें लड़की की तरह ही देखा है। कुछ और एक्सप्लेन किए बिना वो चुपचाप चला जाता है। योई वहाँ खड़ी रह जाती है, बिल्कुल स्टन्ड। पता भी नहीं चलता कि कब उसके आंखों में आंसू भरा है। तकुदो चलते चलते अपने दिल में सोचता है कि योई ही वो पहली इंसान थी जिसे उसने सच में खूबसूरत माना था। यादें उसकी मिडिल स्कूल की आती हैं, उसके शरीर में चेंजेस होने लगते हैं, लंबाई भी उसकी बढ़ गई थी, लेकिन वो सिर्फ सॉकर में बिजी था। उसे पता ही नहीं था कि साइड लाइन्स पर लड़कियां उसे देखती रहती हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि वो सबसे हैंडसम लड़का है। एक दिन स्कूल के बाद कुछ लड़कियों ने उनके साथ घर जाने का प्लान बनाया। सब साथ चलने लगे और रास्ते में तकुदो ने कहा कि उसका रास्ता अब अलग है। एक लड़की तुरंत बोली कि मैं भी उसी तरफ से जाती हूँ। तकुदो खुश था कंपनी मिलने पे, लेकिन बात करना उससे मुश्किल लग रहा था। तभी उस लड़की ने पूछा कि दोस्तों के साथ कहाँ टाइम स्पेंड करते हो,
और तकुदो एक्साइटेड होकर के बोलने लगता है कि क्लब, मांगा, वीडियोस यही सब। लेकिन धीरे धीरे उसने नोटिस किया कि वो लड़की का तो इंटरेस्ट है ही नहीं इन चीजों में। स्कूल में लड़कियां फिर से उसे क्यूरियस निगाहों से देखती रहती हैं, लेकिन उसे तो ये सब चीजें अभी कुछ समझ में नहीं आ रही थी। कन्फेशंस भी उसे आते रहते हैं और आखिरकार उसने डिसाइड किया कि वो हाई स्कूल में ऑल बॉयज स्कूल में ही जाएगा। एक दिन उसने ऑनलाइन एक कड़ी रिव्यू देखा। रिव्यूअर ने योई के फैमिली रेस्टोरेंट की तारीफ की थी। तकुदो क्यूरियस हुआ और वहां गया। कड़ी कमाल की थी। उसने सोचा कि जरूर वापस भी आऊंगा। तभी उसने नोटिस किया कि रेस्टोरेंट में वैकेंसी है पार्ट टाइम के लिए। और उसी वक्त योई भी कमरे में आई। एक पल में वो कम्प्लीटली चौंक गया। कुछ कस्टमर्स उसे लड़का समझ रहे थे, लेकिन तकुदो तो जानता था कि ये एक लड़की है और उसकी नजर में वो सिर्फ लड़की नहीं थी, वो बहुत खूबसूरत लड़की होती है। और उसी पल उसने जाना कि पहली नजर का प्यार कैसा होता है। वापस प्रेजेंट में योई अभी भी तकुदो के वर्ड्स प्रोसेस कर रही है। सारे मोमेंट्स एक एक करके उसके दिमाग में घूमते हैं। सब कुछ सेंस होने लगता है। फिर अचानक अर्जेंसी आती है और वो तकुदो के पीछे भागती है। भागते हुए रियलाइज करती है कि वो साइन उसे पहले से दिखे थे। तकुदो हिंट करता रहा और वो नोटिस भी करती रही, लेकिन समझी नहीं। आगे तकुदो चलते चलते पछता रहा होता है कि क्यों बोला मैंने, अब सब ऑकवर्ड हो जाएगा। योई उसे पकड़ लेती है। थोड़ी सांस फूल चुकी है और सीधा माफी मांगती है कि तुम्हारी फीलिंग्स की तरफ मैं अनजान बनी रही। फिर हिम्मत जोड़ करके साफ साफ रिजेक्ट कर देती है। तकुदो हल्की स्माइल के साथ जवाब देता है कि मुझे पता था कि रिजेक्ट होऊंगा और तुम्हारी यही ऑनेस्टी ही तो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। फिर कहता है कि उम्मीद है कि हम अच्छे कोवर्कर बने रहेंगे। योई राहत महसूस करती है कि हाँ बिल्कुल। तकुदो वापस मुड़ के चलने लगता है। बाहर से मुस्कुरा रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर रिजेक्शन दर्द दे रही थी। एक दिन हिगाशिको, कोहाकू की चाइल्डहुड फ्रेंड, उसकी डोरबेल बार बार बजा रही है। काफी देर बाद कोहाकू दरवाजा खोलता है कि कौन है बे, और हैरान रह जाता है क्योंकि उसे तो लगा था कि वो स्विट्जरलैंड में है। योशिको चेयरफुली कहती है कि तुम्हारी माताजी से एड्रेस लिया, वेकेशन में सोचा मिल के जाती हूँ। कोहाकू बिना कुछ बोले दरवाजा बंद कर देता है। योशिको बाहर चिल्लाने लगती है कि अबे ये क्या हरकत है, अंदर ले मुझे। अंदर आके वो अपार्टमेंट देख के डिसअपॉइंट हो जाती है कि अब तू ऐसी जगह रहता है। कोहाकू उसे भगाने की कोशिश करता है कि जाओ ना बे यहाँ से, लेकिन योशिको टिकी रहती है। फिर थोड़ा शर्मा कर उसे डिनर का इनवाइट देती है। एक्सप्लेन करती है कि एक रेस्टोरेंट में हैंडसम आदमी दिखा है उसे, वहीं चलते हैं। उसे कोहाकू का साथ चाहिए उसे पटाने में, और अपना पेट भी भर लेगी। कोहाकू कहता है कि किसी सहेली को ले जा। योशिको कहती है कि सहेली के साथ होंगी तो चांसेस कम हो जाएंगे, तेरे साथ काम बन जाएगा, और वैसे भी ना तुझे मुझ में इंटरेस्ट है और ना मुझे तुझ में। कोहाकू सीधा कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड है और दूसरी लड़की के साथ जाना ठीक नहीं। योशिको कहती है कि हाँ तू तो जल्दी ब्रेकअप करता रहता है, इसमें कोई नई बात क्या है। कोहाकू फॉर्मली कहता है कि इस बार ऐसा नहीं होगा। योशिको की क्यूरियोसिटी जाग जाती है क्योंकि उसने कभी कोहाकू को किसी के बारे में सीरियस नहीं देखा। पूछती है तो कैसी है तेरी गर्लफ्रेंड। कोहाकू सोचता है, फिर डिस्क्राइब करने लगता है। सीधी है लेकिन थोड़ी पागल है, शर्मीली है, जल्दी फ्लस्टर्ड हो जाती है। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे दुनिया की सारी कहानियाँ उसी के लिए बनी हो। खूबसूरत तो है ही, लेकिन जितना ज्यादा जानता हूँ उसे, उसकी उतनी लेयर्स मिलती जाती हैं खूबसूरती के। आखिर में ऐड करता है कि उसे मिठाई पसंद है, खास करके रेड बीन पेस्ट। योशिको थोड़ी लेट डाउन होती है, लेकिन फिर भी एक बार डिनर के लिए प्रेशर डालती है। प्रॉमिस करती है कि अच्छे स्वीट्स की वो जगह बताएगी। ये सुन के कोहाकू की आंखें चमक जाती हैं और वो एग्री करता है कि ये की ना तो अच्छी बात, और कपड़े बदलने चला जाता है। और योशिको हैरान कि कोहाकू कभी ऐसा नहीं था किसी गर्लफ्रेंड के लिए। सोचती है कि योई जरूर बहुत क्यूट लड़की होगी। रेस्टोरेंट पहुंचते हैं, योई का वही फैमिली करी प्लेस। योशिको खिड़की से योई के पापा को देखती है और बताती है कि देख वही है जो मुझे पसंद है। कोहाकू रियलाइज करता है कि ये नहीं सुधरेगी, इसे हमेशा बड़े दिखने वाले लोग ही पसंद आते हैं। कोहाकू कहता है कि रेस्टोरेंट में और भी अच्छे दिखने वाले एम्प्लॉइज हैं। योशिको उन्हें इग्नोर करती है क्योंकि उसकी नजर तो सिर्फ योई के पापा पर टिकी है। कोहाकू अंदर जाता है। योई के पापा फेमिलियर अंदाज में उसे ग्रीट करते हैं। कोहाकू तुरंत पूछता है कि योई कहाँ है। वो बताते हैं कि सहेलियों के पास गई है, उन्होंने समर होमवर्क में हेल्प मांगी थी। थोड़ी बात होती है और फिर उसके पापा दूसरे गेस्ट को अटेंड करने लग जाते हैं। कोहाकू और योशिको बैठ जाते हैं। योशिको ऑनर से उसकी फेमिलियरिटी देख करके कंफ्यूज होती है, तो कोहाकू एक्सप्लेन करता है कि जो तुझे पसंद है वो मेरी गर्लफ्रेंड के पापा हैं। योशिको का मुंह लटक जाता है कि मतलब तो कोई चांस ही नहीं। कोहाकू उसका सर थपथपा के मूड ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन दिमाग में तो योई ही चल रही होती है। तकुदो ये सब देख रहा होता है और थोड़ा अपसेट फील करता है। योई कोहाकू जैसे बंदे के साथ डेट करी है जो दूसरी लड़कियों को भी इतनी आसानी से टच करता है, लेकिन फिर सोचता है कि मेरा क्या लेना देना, और काम में लग जाता है। डिनर के बाद योशिको का फोन आता है तो वो बाहर चली जाती है। कोहाकू अकेला बैठ के खाली प्लेट की फोटो खींचता है और योई को भेजने का सोचता है। थोड़ा टीज करना चाहता है कि अपनी ही सहेलियों को ट्यूशन दे रही, फिर सोचता है कि नहीं क्रीपी लगेगा और फोटो डिलीट कर देता है जो ऑलरेडी सेंड हो चुकी थी।
बिल पे करने तकुदो के पास आता है, सोचता है कि नॉर्मल लोग कैसे टेक्स्ट करते हैं। फिर योशी को वापस आकर के अपार्टमेंट की चाबी मांगती है क्योंकि कुछ चीजें भूल गई वहाँ। कोहाकू थोड़ा कंप्लेन करता है और फिर चाबी दे देता है। ये पूरा सीन तकुदो को गलत लगता है और वो डिसाइड करता है कि बोलना तो होगा। कहता है कि एक मर्द की तरह रहना चाहिए तुम्हें। कोहाकू कंफ्यूज्ड। तकुदो एक्सप्लेन करता है कि योई के होते हुए दूसरी लड़की के साथ आउटिंग करना ठीक है क्या, लेकिन तभी तकुदो खुद रियलाइज करता है कि मुझे ये कहने का हक नहीं, क्योंकि मैंने तो खुद योई के बारे में जान करके भी उसे बाहर ले गया था। कोहाकू एक्सप्लेन करता है कि मैं और योशी को वो नहीं जो तू समझ रहा है। फिर सीधा कहता है कि और वैसे भी अगर होते भी तो तेरा क्या लेना देना। फिर पूछता है कि तू इतना कंसर्न क्यों है, कहीं तुझे भी योई को लेकर के फीलिंग्स तो नहीं है। तकुदो कोहाकू को हैरान करता है सीधा हाँ बोल के, और ये भी कि मैंने अपनी फीलिंग्स कन्फेस भी कर दी है। कोहाकू का दिमाग अब ब्लैंक पड़ जाता है। वो कुछ रिएक्ट करता तभी योशी को वापस आ जाती है। कोहाकू को खींच के ले जाती है कि माफ करना, अबे मुझे घर का रास्ता नहीं पता, चल बता जल्दी। घर जाते वक्त योशी को नोटिस करती है कि कोहाकू चुप कैसे है। इधर तकुदो की बात उसके दिमाग से निकल ही नहीं रही थी और वो चुपचाप उसे रास्ता दिखा करके चले जाने बोलता है। वहीं तकुदो भी सोच रहा होता है जो उसने कहा, लेकिन ज्यादा टाइम नहीं मिलता। योई के पापा का शेड्यूल डिस्कस करना था तो काम में लग जाता है। अगली सुबह नया सेमेस्टर शुरू होता है। स्टेशन पर योई की सहेलियां शॉक्ड में, कोबे के बाद तो कोहाकू से सिर्फ एक बार ही मिली और वो भी डेट नहीं थी। सहेलियां कोहाकू के लिए बुरा फील करती हैं और योई फिर से अपनी फीलिंग्स में उलझ जाती है। योई डिफेंड करती है कि ताकोयाकी पार्टी का प्लान है। सहेलियां तुरंत पकड़ लेती हैं कि वो प्लान तो कोहाकू का था ना। वो उसे डांटती हैं कि उसे ज्यादा भाव भी नहीं खाना चाहिए, बिना कुछ किए भी वो उसके साथ है, इतना तो कोई नहीं सहता। स्कूल के हॉल्स में चलते वक्त योई रियलाइज करती है कि उसकी सहेलियां सही हैं। समर में कम मिलना ज्यादातर उसकी गलती थी। खिड़की से कोहाकू दोस्तों के साथ दिखता है। सहेलियां नोटिस करती हैं कि योई रुक गई है। फिर सहेलियों को आगे जाओ कुछ काम है कह करके रुक जाती है। कोहाकू का फोन रिंग करता है जिसमें योई का मैसेज था। पीछे मुड़ योई को देखता है, आधी छुपी हुई पर पूरी फ्लस्टर खड़ी थी। कोहाकू दोस्तों को बाथरूम जाने का बोल करके योई की तरफ चला जाता है। कॉर्नर पर दोनों मिलते हैं। ऑकवर्ड ग्रीट एक्सचेंज होती है। योई सोचती है कि ज्यादा प्रोएक्टिव रहना होगा, तभी दोनों एक साथ बोलने लगते हैं। फिर एक दूसरे को पहले आप करने लगते हैं। कोहाकू इंसिस्ट करता है कि लेडीज फर्स्ट। योई धीरे से पूछती है कि आज स्कूल के बाद कहीं चलोगे मेरे साथ। कोहाकू सरप्राइज होता है, फिर एग्री कर लेता है। योई के अंदर अनजानी खुशी उछल जाती है। कोहाकू बताता है कि एक दोस्त ने फैंसी स्वीट की जगह बताई है, कुछ ऐसा नाम था एनिमेशन जैसा। योई समझ जाती है कि आफ्टरनून टी होगा जिसे ये एनिमेशन बोल रहा है। दोनों अलग होते हैं और योई बहुत खुश होती है, लेकिन कोहाकू के दिमाग में तो अभी भी तकुदो का कन्फेशन घूमता रहता है। उसकी चिंता जाती ही नहीं। स्कूल के बाद योई स्टोर की विंडो ही देख के हैरान, इतना सुंदर, लेकिन लाइन बहुत लंबी थी। पास में कोहाकू पहले ही गर्मी से परेशान दिख रहा था और योई याद करती है कि इसे हॉट जगह में तकलीफ होती है। कुछ और सजेस्ट करने वाली होती है, लेकिन कोहाकू बड़बड़ाता है कि काफी वक्त के बाद डेट पड़ा है, नहीं जाऊंगा यहाँ से। योई नोटिस तभी करती है कि टेकआउट काउंटर पर कोई लाइन नहीं है। सजेस्ट करती है कि खाना लेके ही चलते हैं। खाने के लिए जगह सोचती है, पर हर जगह बहुत गर्मी या फिर सही जगह नहीं होती। कोहाकू सजेस्ट करता है कि मेरे घर चलते हैं, लेकिन फोर्स मत करना खुद को। योई लाल हो जाती है। घर, पहली विजिट ताकोयाकी पार्टी में होनी थी ना, ये तो ओवरवेलमिंग हो गया। फिर याद करती है कि ज्यादा उसे ओपन रहना है और कहती है ठीक है। कोहाकू के अपार्टमेंट में आते ही योई इधर उधर देखती है। बहुत सिंपल सा है। क्या लड़कों के रूम ऐसे ही होते हैं? कोहाकू कहता है कि हाँ, मेरे पास कुशन नहीं है, कंफर्टर बिछाया है, आओ पास बैठो। योई नर्वस होकर के सीट को स्प्रेड करने की कोशिश करती है ताकि दोनों उस पर बैठ सकें। फिर रियलाइज करती है कि इससे तो सिचुएशन और ऑकवर्ड हो गई। तभी कोहाकू कहता है कि खाना शुरू करें। योई इतनी नर्वस है कि सोचती है कि क्या केक का टेस्ट भी मुझे आ पाएगा। एक घूंट चाय लेती है और गले से उतरता ही नहीं। छुपाने की कोशिश करती है कि चाय गर्म थी। कोहाकू नजदीक आकर के देखने की कोशिश करता है, पर योई डिफेंसिव हो जाती है। कोहाकू से काम करने की कोशिश करता है, पर योई कहती है कि ये सिचुएशन से दिल भरा जा रहा है, जैसे कि बाहर ही आने वाला हो। कोहाकू फील करता है कि अभी उसे दिखाना है कि मैं उसे कितना प्यार करता हूँ। उसके माथे पर किस करता है, फिर सर पर, फिर गर्दन पर और धीरे से उसे लेटा देता है कंफर्टर पर। योई शॉक्ड में है कि हाउ फार ही विल गो फॉर लव। वो आंखें बंद करके वेट करती है, पर कोहाकू उसके पास मुंह छुपा लेता है। फिर धीरे से पूछता है कि तुम्हारे और तकुदो के बीच हाल ही में कुछ हुआ है क्या? योई हैरान होती है कि तुम्हें कैसे पता। कोहाकू उठ के बैठ जाता है और योई ऑनेस्टली बताती है कि ब्रेक में तकुदो ने कन्फेस किया था और मैंने रिजेक्ट कर दिया। माफी मांगती है कि तुम्हें नहीं बताया, पर छुपाने का कोई इरादा नहीं था, बस डर रही थी कि तुम नाराज हो जाओगे। फिर सस्पिशियस होती है कि तुम्हें कैसे पता चला। कोहाकू बताता है कि तकुदो ने खुद बताया, मैं योशिको के साथ जब रेस्टोरेंट आया था। योई का चेहरा देखने लायक था कि योशिको कौन है।
कोहाकू रियलाइज करता है कि अरे वो मेरी एक चाइल्डहुड फ्रेंड है, बताया नहीं क्या तुम्हें, और जल्दी से उसकी फोटो दिखाता है। योई फोन तुरंत से दूर फेंक देती है कि मुझे पसंद नहीं कि तुम उसे रेस्टोरेंट ले आओ बिना मुझे बताए। कोहाकू क्लियर करने की कोशिश करता है पर योई कहाँ सुनना चाहती थी। कोहाकू तो अब खुद भी बोल देता है कि पूरी समर मुझे जो हर्ट फील हुआ उसका क्या, सहेलियों को प्रायोरिटी देना तो समझ में आता है, लेकिन तुमने एक और लड़के के लिए वक्त निकाल लिया और मेरे लिए नहीं, ये गलत नहीं है क्या। योई रियलाइज करती है कि गलती तो है उसकी भी और माफी मांगती है। कोहाकू कहता है कि माफी की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर कहता है और मैंने नोटिस किया था कि तुम तकुदो के साथ कितनी घुलती मिलती भी हो, अगर वो मेरे से पहले आया होता तो तुम उसे डेट भी करती। योई उसे तकिया से मारती है, बेवकूफ कहीं के, और रूम से निकल जाती है। बाहर चलते वक्त वो गुस्से और दर्द में है क्योंकि उसने ये बात ऐसे बोला जैसे उसे हासिल करना आसान है। उसे लगा था कि कोहाकू और उसके बीच कुछ खास है, लेकिन अब उसे लगता है कि सिर्फ वही ऐसा महसूस करती थी। वहीं कोहाकू भी रियलाइज करता है कि उसने बहुत बड़ा गड़बड़ कर दिया है, तो माफी मांग ले लाले। अगली सुबह स्कूल में कोहाकू शू लॉकर के पास योई को देखता है, ग्रीट करने की कोशिश करता है, लेकिन योई सिर्फ घूरती है और आगे निकल जाती है। सहेलियां योई के पास आती हैं और वो उन पर भी ध्यान नहीं देती। वो उसके करीब आती हैं तो योई की आंखें ठीक से फोकस नहीं कर रही। वो बताती है कि उसने आज कॉन्टेक्ट्स नहीं पहने क्योंकि लेट सोई थी, इसलिए आंखें ड्राई रही। सहेलियां उसकी चिंता करती हैं कि वो ठीक नहीं लग रही। बाहर कोहाकू के दोस्त उसे एंट्रेंस पर देखते हैं और वो उनसे कहता है कि चलो रामन खा के आते हैं। शॉप में कोहाकू टेबल पर सर रख के लेटा होता है, उसे खाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। दोस्त समझ जाते हैं कि कुछ तो हुआ है। सन पूछता है कि क्या ये योई से रिलेटेड है। कोहाकू सर हिला के एग्री करता है। केंतारो कंप्लेन करता है कि हम स्कूल छोड़ के आए हैं और तू रामन भी नहीं खा रहा। कोहाकू माफी मांगता है कि कुछ खाली खाली सा लग रहा है, भूख भी नहीं है। केंतारो पूछता है कि तूने योई को नाराज किया है क्या। कोहाकू कहता है हाँ, अब जो बोला उसका रिग्रेट हो रहा है। बताता है कि तकुदो की कही बात दिमाग में इतनी ज्यादा आ गई थी कि बात निकल गई बिना सोचे मुंह से। समर फेस्टिवल के बाद से तो योई के मामले में मैं बिल्कुल लूजर हो गया हूँ। सन सीरियसली पूछता है कि पुराने वाले कोहाकू की तरफ वापस जाना चाहता है, नया कोई ढूंढ ले। कोहाकू सोचता है कि किस कोहाकू की बात कर रहे हो, मुझे तो अब पता भी नहीं कि वो कैसा था। इधर स्कूल में एक लड़की योई के पास आकर के गिफ्ट देती है। योई रिस्पेक्टफुली एक्सेप्ट करती है और लड़कियां वार्म रिगार्ड्स दे करके चली जाती हैं। योई सोचती है कि यही थी मैं कोहाकू के आने से पहले। रामन शॉप में वेटर जोइजा सर्व करता है और कोहाकू को योई की याद आ जाती है। सारे शेयर्ड मोमेंट्स एक एक करके दिमाग में उसे आने लगते हैं। अचानक उसे कुछ रियलाइज होता है और वो उठ के भागता है। दोस्तों से कहता है कि पैसे बाद में दे दूंगा और सन मुस्कुराता है कि ये हुई ना बात। कोहाकू योशिको को कॉल करता है और उससे वो फेमस पेस्ट्री शॉप की लोकेशन मांगता है। योशिको कंफ्यूज होती है पर फिर भी एग्री कर लेती है। चलते चलते कोहाकू रियलाइज करता है कि उसे योई को खोना नहीं है किसी भी हाल में। लोकेशन मिलते ही वो पहली शॉप की तरफ दौड़ता है। दिमाग भरा हुआ है, उसे अपने पास रखना है, उसे भी मुझ पे फॉल होना चाहिए। एक शॉप से खरीद के फिर दूसरी की तरफ दौड़ जाता है। शाम को रेस्टोरेंट में तकुदो नोटिस करता है कि योई ने एक टेबल को वही ड्रिंक फिर से सर्व कर दी जो पहले दे चुकी थी। योई रियलाइज करके माफी मांगती है और तकुदो वरीड हो जाता है उसके लिए। बंद करते वक्त तकुदो पूछ ही लेता है कि क्या हुआ है, तुम तो जल्दी गलती नहीं करती। योई स्ट्रगल करती है जवाब देने में और तकुदो समझ जाता है कि ये शायद उसकी कन्फ्यूजन की वजह से कुछ गड़बड़ हो गया है। वो माफी मांगता है, कहता है कि वो चीज मेरे दिल से निकालना जरूरी था, पर चलो मैं सब ठीक कर दूंगा। योई तकुदो को देखती है और कोहाकू के आखिरी वर्ड्स उसे याद आ जाते हैं और उसे और तकलीफ होती है। सोचती है कि क्यों लगाया दिल मैंने, इतने में ही जब इतना दर्द मिला तो। तभी सुबह वाला गिफ्ट बैग हाथ से गिर जाता है। उसे जल्दी से उठाती है, खोल के देखती है तो अंदर चमकता हुआ नेल पॉलिश था जो बहुत ही सुंदर लग रहा था और एक नोट भी, जिसे पढ़ती है कि अचानक ख्याल आया ये तुम्हारे हाथ पर बहुत सुंदर लगेगा। पहले कभी ऐसा गिफ्ट नहीं सोचा था तुम्हारे लिए, लेकिन आजकल तुम बहुत क्यूट लगने लगी हो। तुम्हारी गर्ली साइड सेलिब्रेट करनी थी। दूर से तुम्हारी एडमायरर हूँ और हमेशा रहूंगी। बैग में एक फोटो भी है। योई निकालती है और हैरान रह जाती है कि वो खुद है फोटो में, वो भी इतनी सुंदर, जैसे आंखों में कोई प्यारी फीलिंग हो। और उसे तुरंत वो इंसिडेंट याद आता है कि जिस तरफ वो देख रही थी फोटो में वहाँ कोहाकू था। अब खुद की साफ साफ मोहब्बत उसे अपने आंखों में दिख रही थी। रियलाइज करती है कि वो सिर्फ प्रिंस पर्सोना नहीं है, बल्कि एक प्यार में डूबी लड़की भी है। शर्मीली, आलसी, इमोशंस पर चलती है और ये सब वर्जन कोहाकू की वजह से ही सामने आए हैं। तकुदो उसकी चुप्पी से वरीड होता है, लेकिन नहीं जानता कि योई का पूरा दिमाग तो अभी कुछ और ही प्रोसेस कर रहा है। वो हाथ बढ़ाता ही है कि तभी कोहाकू योई की कलाई पकड़ लेता है। योई हैरान होती है कि ये कितना बेकार दिख रहा है, जैसे कि काफी भागा हो। तकुदो प्रोएक्टिव हो जाता है, बीच में आने की कोशिश करता है कि क्या करना चाहते हो।
कोहाकू सीधा कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है और तू रास्ते में आ रहा है। बिना और कुछ बोले योई को खींच के ले जाता है। योई संभालते हुए तकुदो से माफी मांगती है कि मैं ठीक हूँ, रेस्टोरेंट बंद कर देना, और कोहाकू के साथ चली जाती है। तकुदो जमीन पर बैठ जाता है क्योंकि अभी उसके पास खड़ा होने की भी हिम्मत नहीं थी, लेकिन तुरंत उठ जाता है। फिर हल्का सा थप्पड़ मार के खुद को एक्सरसाइज करके फीलिंग्स दूर करने का सोचता है। इधर कोहाकू योई को नदी के किनारे ले आता है। अचानक रुक जाता है जिससे योई की नाक ही टकरा गई थी। संभलने से पहले कोहाकू एक बैग स्वीट्स दे देता है, फिर और स्वीट्स निकालता है, फिर और। योई के हाथ भर जाते हैं तो बेंच पर रखने पड़ते हैं। योई पूछने ही वाली होती है कि कोहाकू एक और बॉक्स उसके सर पर रख देता है और कहता है पहले कभी किसी लड़की से लड़ाई नहीं की मैंने, तो मुझे माफी मांगना भी नहीं आता है। सोचा स्वीट्स से माफी के चांसेस बढ़ जाएंगे। फिर सीरियसली माफी मांगता है कि जो बोला वो गलत था, तुम्हें हर्ट हुआ होगा। तकुदो के साथ ही सोच करके अनइजी फील हुआ, जेलस भी हुआ, लूजर की तरह एक्ट किया मैंने। गिफ्ट से खरीदार लग रहा हूँगा, लेकिन माफी का और कोई तरीका नहीं पता। फिर सीधा कहता है कि मेरी साइड रहो हमेशा। योई सीधा उसके सीने में कूद जाती है और दोनों जमीन पर गिर जाते हैं। कोहाकू कहता है कि अरे उठ जाओ, मैं खुश हूँ लेकिन पसीना भी आ रहा है। योई मुंह छुपाए रहती है कि मुझे कोई परवाह नहीं। सोचती है कि ये स्वीट्स वो लाइन में लग के लाया होगा, गर्मी में भागा सिर्फ मेरे लिए, यानी इसके लिए तो मैं खास तो हूँ। जब उठती है वो भी अपनी बात शेयर करती है कि मैं भी सीरियस सोचने लगी थी उन बातों को। तकुदो के साथ कोई फीलिंग तो नहीं मुझ में, तुमने दिमाग खराब कर दिया था मेरा। चाहे हम जैसे भी मिले, जो मैटर करता है वो ये है कि तुम हो जो मुझे पसंद हो। फिर शर्मा कर पूछती है कि क्या सेल्फी से सोचना कि हम किस्मत से मिले। कोहाकू उसे देखता है और उसे कुछ हो जाता है। वो गैप बंद करके उसे किस कर देता है और एक पल के लिए सब रुक सा जाता है। जब अलग होता है कहता है नहीं सोचा था कि तुम्हें किस करके इतना खुश होऊंगा। योई को प्रोसेस करने में थोड़ा वक्त लगता है और कोहाकू उसके कंधे पर सिर रख देता है कि इतना कूल तरीके से बोला तुमने कि मैं खुद को रोक नहीं पाया। फिर कहता है कि मैं भी तेरा तकदीर वाला बनना चाहता हूँ, और योई कहती है कि इजाजत है। दोनों चांद को साथ देखते हैं, फिर घर की तरफ चल देते हैं। कोहाकू कुछ और बोल देता है जो योई को फिर से अपसेट कर देता है। कोहाकू माफी मांगता है कि अरे मैं ऐसा ही हूँ, सीरियसली ना लिया करो। हाथ आगे करता है और योई पकड़ लेती है। फिर दोनों चलते रहते हैं। कंक्रीट रोड पर आकर के कोहाकू कहता है कि कन्वीनियंस स्टोर चलना है। योई हैरान होती है कि लड़ाई खत्म हुई अभी अभी और ये नॉर्मल भी बिल्कुल हो गया। उसके लिए सब कुछ रियल सा लगता है। लड़ाई का खत्म होना, माफी मांगना, हाथ का मिलना और वो पहला किस। योई ये तो नहीं जानती है कि कोहाकू के लिए उसे क्या फील होता है, पर इतना जरूर है उसके लिए कि उसके साथ बिताए एक एक पल, जैसे कि आज का ही दिन, वो कभी नहीं भूलेगी। वीडियो पसंद आया ना? आया ही होगा, क्योंकि मैं सिर्फ वीडियो नहीं एक इमोशन बिल्ड करता हूँ। तो लाइक शेयर करके जाना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे ऐसे ही किसी वीडियो में। अपना सपोर्ट प्यार देते रहना। चलो मिलता हूँ किसी अगली वीडियो में। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए मैं चलता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।